हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 5th यूनिट ऑफ आवर इंग्लिश चैनल बुक फॉर क्लास 6th। 5th यूनिट का जो सेक्शन 1 है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम एंड आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ अस हैव डन दिस. आई हैव डेफिनेटली डन. व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट? We are going to talk about cloud pictures, which has been again written by an anonymous writer. Cloud pictures here is what? Cloud pictures क्या होते हैं? Have you ever seen clouds जो ऐसा लगता है कि अरे ये it looks like a car, or it looks like a horse, or it looks like a lion, or maybe it looks like a big cup with a saucer. So there are times when we just look at clouds and the moving, look at the sky with the moving clouds जो ऐसे बार बार अपना shape change कर रहे होते हैं. Now this means if you have done that, you are extremely creative and you are imaginative, and this is very important to love literature. So let's start with the poem. Among the grass love to lie and watch the fleecy clouds pass by. For many pictures there I see, so clear although so far from me. Among the grass love to lie. So the poet is saying that he loves to lie down the grass, और वो जो सॉफ्ट और बुशी ग्रास होती है तो उसमें उनको बहुत अच्छा लगता है लाई डाउन करना. एंड वॉच द फ्लीसी क्लाउड्स पास बाय, और आसमान की तरफ देखते हुए उनको अच्छा लगता है टू वॉच द फ्लीसी क्लाउड्स. फ्लीसी मतलब सॉफ्ट क्लाउड्स, बिकॉज क्लाउड्स कैसे लगते हैं? इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बंडल ऑफ कॉटन. लाइक ऐसा लगता है किसी ने कॉटन का बंडल जो है ऊपर रख दिया है. So and watch the fleecy clouds pass by. So what is it that the poet likes? The poet likes to lie down on the grass and watch the fleecy soft clouds pass by. For many pictures there I see, and he's saying that he looks and he sees a lot of pictures there, so clear although so far from me. Though they are so far from me, because clouds जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है I can clearly see all the pictures that are there up in the sky. Sometimes across the blue there floats a stately fleet of white-sailed boats. On shining mountains, rugged crests, the grey-winged cloud birds seek their nests. Now here they are saying sometimes across the blue, मतलब sometimes across the blue means sometimes across the sky. Blue मतलब यहाँ पे है sky. Sometimes across the sky there floats a stately fleet of white-sailed boats. ऐसा लगता है कभी कभी कि यहाँ पे जैसे ये शेप है, सो इसने से बोट का शेप ले लिया है, तो ऐसा लगता है a fleet of white-sailed boats are moving around. A stately का मतलब होता है slow and elegant, क्योंकि वो बहुत फास्ट तो मूव नहीं करते क्लाउड्स. स्लो और एलिगेंट बोट्स हैं. फ्लीट मतलब होता है ग्रुप ऑफ बोट्स, इट्स अ कलेक्टिव नाउन. सो fleet of white-sailed boats are there up in the sky which are floating. On shining mountains, rugged crests, the grey-winged cloud birds seek their nest. On shining mountains, rugged crests. और ऐसा लगता है कि जो शाइनिंग माउंटेन्स हैं वहाँ पे, माउंटेन्स के जो रग्ड क्रेस्ट हैं. रग्ड क्रेस्ट मतलब, रग्ड का मतलब होता है नॉट लेवल और स्मूथ, बेसिकली बहुत जो रॉकी टॉप्स हैं. क्रेस्ट मतलब क्या होता है? टॉप पार्ट ऑफ अ हिल और ऑफ अ माउंटेन. तो वहाँ पे ऐसा लगता है द ग्रे विंग्ड क्लाउड बर्ड्स सीक देयर नेस्ट. तो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि है ना, एक छोटी सी एक चिड़िया है जिसने अपना जो है नेस्ट ढूंढ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो ग्रे विंग्ड, यहाँ पे जो बोला है ग्रे विंग क्लाउड बर्ड्स मतलब जो क्लाउड्स हैं उन्होंने बर्ड्स का शेप ले लिया है जो अपना नेस्ट ढूंढ रही हैं वहाँ पे. एंड ओवर द सनसेट्स रेडियंट बार, लोन फेरी लैंड्स मोस्ट श्योरली आर, with ruby isles in lakes of gold, where stars and crimson light unfold. And over the sunset's radiant bar. और जब सनसेट होने वाला होता है तो कैसा होता है? पूरा जो आपका स्काई होता है, इट्स फिल्ड विथ ब्यूटिफुल कलर्स लाइक ऑरेंज, येलो, गोल्डन. सो वहाँ वो क्या कह रहे हैं? दैट ओवर द सनसेट्स रेडियंट बार. रेडियंट मीन्स वार्म एंड ब्राइट बार. जो बार मतलब वो जो पूरा एक ऐसा लगता है कि सनसेट से पूरा जो कलर है वो फिल हो चुका होगा. लोन फेरीलैंड्स मोस्ट श्योरली आर. तो वो कह रहा है कि जो सनसेट का जो बार है ना, उस
के दूसरे साइड आई एम सो श्योर कि कोई फेरी लैंड होगा, लोन फेरी लैंड होगा, विथ रूबी आइल्स इन लेक्स ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पे आइल्स का मतलब क्या होता है, आइलैंड्स। अब वहाँ जहाँ वो बोल रहा है कि आई एम श्योर ये जो कलर आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, रूबी आइल्स हैं वहाँ पे। तो एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे जो आइलैंड है वो रूबी आइलैंड है, पिंक आइलैंड्स हैं। और वहाँ पे जो लेक्स ऑफ गोल्ड मतलब गोल्डन लेक्स हैं वहाँ पे, वेयर टार्स एंड क्रिम्सन लाइट अनफोल्ड। और जहाँ पे जो टार्स हैं वो एकदम रेड, डीप रेड कलर में हैं, जहाँ से ये सारी लाइट आ रही है। इट फील्स लाइक दैट। द ब्लैक क्लाउड्स गैदर फ्रॉम अफार। और तभी जो है ब्लैक क्लाउड्स जो हैं वो दूर से चले आ रहे हैं। एज माइटी आर्मीज मार्च टू वॉर। और वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि जो बहुत माइटी मतलब बहुत पावरफुल आर्मीज होती है जब वो वॉर करने के लिए एक साथ आ रही होती है, वैसे लग रहे हैं ये ब्लैक क्लाउड्स। एंड व्हेन दे मीट इन थंडर क्रैश। और जब उनमें एकदम से बिजली चमकती है, जब वो आपस में टकराते हैं और थंडर होता है, आई सी देयर स्पेयर्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। तो कैसा लगता है जैसे कि ये जो आर्मी है ना वो उनके साथ ये जो लाइटनिंग हो रही है, दिस इज नथिंग बट देयर भालाज। स्पेयर मतलब क्या होता है, भाला, जिसको आप एक दूसरे के ऊपर हिट करते हो। तो ये जो लाइटनिंग फ्लैश है ना ये उनके स्पेयर्स हैं जिससे वो एक दूसरे से फाइट करेंगे। Forever changing to and fro, blown by the careless wind they go. No wonder the cloud pictures there are always fresh and always fair. So finally वो क्या बोल रहे हैं, forever changing to and fro। ये जो clouds हैं ये हमेशा change होते रहते हैं, they are never stable, they are never static। blown by the careless wind they glow। और ये जो careless wind है because it doesn't care कि वो कहाँ जा रही है, it just moves around। और उसके साथ उड़ते हुए clouds भी इधर उधर जा रहे होते हैं। no wonder the cloud pictures there are always fresh and always fair। क्योंकि ये continuously इनका shape change हो रहा है, इसलिए these pictures are always fresh as if just made new and they are always fair। why? because it has been made by the nature itself। now this was our poem। We are going to look at the summary now। summary में यहाँ पे I have given you a deep explanation of the poem। तो आपको अब इसमें extract based कोई भी question आएगा, you would be able to do it only on the basis of the summary। so please understand this well। The poet cloud pictures, यहाँ पे poet नहीं, the poem cloud pictures describes the feelings of the poet। ये जो poem है cloud pictures ये क्या है, ये describe करती है feelings of the poet observing the clouds forming various images। जहाँ पे जो poet है वो क्या कर रहा है, वो observe कर रहा है clouds को जो कि बहुत अलग अलग images form कर रहे हैं। The poet's imagination takes us to the clouds up above in the sky and enables us to relate the cloud pictures to different aspects of our lives। तो यहाँ पे जो पोएट की जो इमेजिनेशन है वो हमको उस क्लाउड्स की तरफ हमारा पूरा अटेंशन लेके जाते हैं जो कि कहाँ है, अप इन द स्काई। और जहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो पोएट का जो इमेजिनेशन है वो क्या कर रहा है, वो इन पिक्चर्स को रिलेट कर रहा है हमारी लाइफ में जो डेली की चीज़ें होती हैं उनसे, जैसे कार है, बर्ड्स है, या फिर जो आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कभी आप आइसक्रीम देख सकते हो, कभी आपको लगेगा कि स्काई जो है ना उसमें कोई फेरी है, इट फॉर्म्स ब्यूटिफुल पिक्चर्स। कभी ध्यान से देखना। The poet says that she likes to lie on the grass and watch the soft clouds passing by। Now since it is an anonymous writer, we don't know if it's a he or she, but what the image that has been given in your book, उसमें there is a girl lying down, so that's why we are saying it that she likes to lie on the grass and watch the soft clouds passing by। उसको क्या अच्छा लगता है, घास पे लेट के clouds को पास होते हुए देखना। The poet is also able to see many pictures up in the sky even though they are extremely far from her। तो ये आपका फर्स्ट स्टैंजा का पूरा मीनिंग है कि पोएट क्या बोल रहा है कि वो वहाँ पे लेटे हुए बहुत सारी पिक्चर्स देख सकती है और वो सब दो से बहुत दूर हैं बट स्टिल बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। नाउ शी, लेट्स डू दिस।
She says sometimes in the blue sky she sees a fleet of slow and elegant white boats sailing. तो वो क्या कह रही है कि sometimes उसको blue sky में क्या दिखता है कि ऐसा लगता है कि fleet मतलब a group of slow and elegant white boats जो हैं वो sail कर रहे हैं. On the top of the hill she sees clouds with different shapes of birds searching for their nests. और clouds के just ऊपर उसको ऐसा लगता है जो मतलब mountains के ऊपर जो clouds हैं उनको देख के ऐसा लगता है कि वो जो सारे clouds हैं उन्होंने बर्ड्स का शेप लिया हुआ है as if they are looking for their nest. The poet says that the warm and bright rays of sunset makes her feel that there is definitely a fairyland beyond the clouds. तो ये जो सनसेट जब हो रहा है उसके जो ब्यूटीफुल कलर्स हैं उससे उसको क्या लग रहा है कि डेफिनेटली एक फेरी लैंड है बियॉन्ड द क्लाउड्स. शी कंपेयर्स द स्काई ड्यूरिंग सनसेट टू अ फेरी लैंड इन अ रूबी आइलैंड दैट इज इन द मिड्स ऑफ अ गोल्डन लेक विच इज लिट विथ क्रिम्सन कलर. वो कंपेयर कर रही है स्काई को ड्यूरिंग सनसेट टू अ फेरी लैंड. उसको वो एक फेरी लैंड से कंपेयर कर रही है जो कि एक रूबी आइलैंड है बिकॉज इट्स पिंक इन कलर ना. तो एक रूबी आइलैंड है दैट इज इन द मिड्स ऑफ अ गोल्डन लेक. और ऐसा है उसके आसपास जो है वो फेरी आइलैंड कहाँ है, एक गोल्डन लेक के बीच में है विच इज लिट विथ क्रिम्सन कलर. जो कि जिसमें टार्स कौन से कलर के हैं, क्रिम्सन मतलब डीप रेड कलर के हैं. The poet then notices black clouds gathering from afar just like a mighty army marching in and getting ready for war. तब poet notice करते हैं कि बहुत बड़े बड़े clouds हैं, बहुत dark clouds हैं, वो एकदम ऐसे आ रहे हैं जैसे कि कोई एक mighty बहुत बड़ी सी जो एक आर्मी होती है वो वॉर के लिए आ रही होती है. When they meet, the thunder strikes and the poet sees the lightning flash just like spears. और जब ये जो सारे clouds हैं ये आपस में टकराते हैं तो lightning होती है, thunder होता है, गरजते हैं वो. और poet जो है उस lightning flash को कैसे देखता है, जैसे कि वो उनके spear हों. At last the poet concludes by saying that it is not a wonder that the cloud pictures stay fresh and beautiful because it always keeps changing its shape to and fro by the careless wind that blows. तो लास्ट में पोएट क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अ वंडर दैट द क्लाउड पिक्चर्स स्टे फ्रेश, कि जो क्लाउड पिक्चर्स हैं ये हमेशा एकदम फ्रेश रहते हैं और ब्यूटीफुल रहते हैं. क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज कीप चेंजिंग. क्लाउड पिक्चर्स के बारे में बात हो रही है तो हम दे लगाएंगे. दे ऑलवेज कीप चेंजिंग देयर शेप, क्योंकि वो हमेशा अपना शेप जो है वो चेंज करते रहते हैं टू एंड फ्रो बाय द केयरलेस विंड दैट ब्लोज. किसकी वजह से इनका शेप चेंज होता रहता है? विंड की वजह से. जो केयरलेस है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स फुल ऑफ फ्रीडम और वो मूव कर रही है चेंजिंग द शेप ऑफ क्लाउड्स. डन. अब हम इसमें देखते हैं कि हमने कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज करी हैं. सबसे पहले इस पोम में आपने यूज किया है सिमिली. सिमिली क्या होती है? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां आप दो चीजों का डायरेक्ट कंपैरिजन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैक क्लाउड्स गैदर फ्रॉम फार एज माइटी आर्मीज मार्च टू वॉर. तो यहाँ पे आपने ब्लैक क्लाउड्स को माइटी आर्मीज के साथ डायरेक्ट कंपैरिजन किया है यूजिंग द वर्ड एज, और ये हो गया आपका सिमिली. अगेन इस पोम में आपको बहुत सारे मेटाफर्स मिलेंगे. वन सच एग्जाम्पल इज आई सी देयर स्पेयर्स ऑफ लाइटनिंग फ्लैश. अब यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन है. यहाँ पे जो लाइटनिंग फ्लैश को स्पेयर से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग द वर्ड एज और लाइक, तो ये हो जाता है एक मेटाफोर. और उसके बाद जो थर्ड है वो है अलिट्रेशन. अलिट्रेशन क्या होता है? जब एक ही सेंटेंस में आपको सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से शी सेल्स सी शेल्स. अब यहाँ पे इफ यू कैन सी यहाँ पे स का साउंड रिपीट हो रहा है, श और स का साउंड रिपीट हो रहा है. तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो है वर्ड लेटर सेम हो. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से वन वॉट, वन वॉट. अब दोनों वर्ड से ही स्टार्ट हो रहे हैं. तो ये अगर जब किसी भी सेंटेंस में आपका सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है उसे हम कहते हैं अलिट्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, लव टू लाई. तो यहाँ पे एल का साउंड रिपीट हो रहा है. सो फार फ्रॉम मी, यहाँ पे फ का साउंड रिपीट हो रहा है. रूबी आइल्स एंड लेक्स ऑफ गोल्ड. नाउ यहाँ पे आइल्स एंड इन हो गया. माइटी आर्मीज मार्च टू वॉर. माइटी march. I see their spears of lightning flash. I see spear. Blown by the careless wind they go. Blown
बाय। क्लियर? सो ये हो गए आपके सारे अलिट्रेशन। अब हम देख लेते हैं इसका राइमिंग स्कीम क्या है। सो राइमिंग स्कीम देखने के लिए विल गो बैक टू द पोम एंड हियर वी हैव अ पोम। सो राइमिंग स्कीम कैसे देखते हैं? सबसे पहले लास्ट सारे लेटर्स वर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। जो फर्स्ट है उसको अपन नाम दे देंगे ए। अब लाई बाय सेम राइम कर रहा है, यस, तो इसको भी ए दे दो। सी, नाउ लाई बाय सी, सी एकदम डिफरेंट है, इसको हमने बी नाम दे दिया। सी और मी सेम राइम कर रहा है, यस, तो इसका हो जाएगा बी। अब हम इसको चेक करेंगे सेकेंड स्टैंजा में कि वो भी सेम है या नहीं है। फ्लोट्स एंड बोट्स बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है। क्रेस्ट और नेस्ट ये भी सेम साउंड कर रहा है। सो बेसिकली आपका जो राइमिंग स्कीम है वो हो जाएगा ए ए बी बी। राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी इस पोम की? ए ए बी बी। नाउ वील मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर्स. Answer these questions with reference to the context. For many pictures there I see so clear although so far from me. अब यहाँ पे where does the poet see many pictures? Poet को ये सारी pictures कहाँ दिख रही है? Up in the sky. The poet sees many pictures in the clouds. Pictures कहाँ दिख रही है? Up in the clouds, up in the sky in the clouds. Okay? What are these pictures formed of? कहाँ पे दिख रही है उसको ये सारी pictures? तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम इसमें लिखते हैं अप इन द स्काई, अप इन द स्काई। द पोएट सीज मेनी पिक्चर्स अप इन द स्काई, और ये हम हटा देते हैं। ठीक है, कहाँ दिख रही है? स्काई में दिख रही है पिक्चर्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पे आपको दिया है, व्हाट आर दीज पिक्चर्स फॉर्म्ड ऑफ? दीज पिक्चर्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्लीइंग क्लाउड्स। फ्लीइंग मतलब मूविंग, वॉकिंग। ओके, फ्लीइंग मतलब जाते हुए क्लाउड्स। डिस्क्राइब एनी टू पिक्चर्स द पोएट सीज। अब दो पिक्चर बताओ जो पोएट देखता है। एक तो व्हाइट सेलिंग बोट्स हैं, दूसरा बर्ड्स हैं। तो यू कैन से द पोएट सीज पिक्चर्स ऑफ स्टेटली फ्लीट ऑफ व्हाइट सेल्ड बोट्स। स्टेटली मतलब क्या है? धीरे चलने वाली। स्टेटली फ्लीट ऑफ व्हाइट सेल्ड बोट्स एंड ग्रे विंग्ड बर्ड्स इन द क्लाउड्स, और ग्रे कलर की बर्ड्स इन द क्लाउड्स। Next is describe any two pictures the poet sees. Why does the poet love to lie among the grass? अब यहाँ पे describe any two, ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। So यहाँ next question है, why does the poet love to lie among the grass? The poet loves to lie among the grass and look at the sky where the moving clouds form various shapes in the sky, and the poet's imagination enables him to relate them to the different aspects of life. तो जो पोएट है, ही लव्स टू लाई अमंग द ग्रास, उसको ग्रास में लेटना इसीलिए अच्छा लगता है और स्काई को देखना। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ये मूविंग क्लाउड्स हैं, मूविंग क्लाउड्स जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म करते हैं स्काई में, और जो पोएट की इमेजिनेशन है वो उसको इनेबल करती है कि वो उन डिफरेंट इमेजेस को हमारी लाइफ से रिलेट कर पाएँ, हमारी लाइफ में जो हम हमारे आसपास चीज़ें देखते हैं उस तरीके से रिलेट कर पाएँ। सो इसीलिए पोएट को बहुत अच्छा लगता है घास में लेटना। द पोएट लव्स टू लाई अमंग द ग्रास एंड लुक एट द स्काई वेयर द मूविंग क्लाउड्स फॉर्म वेरियस शेप्स इन द स्काई, एंड द पोएट्स इमेजिनेशन इनेबल्स हिम टू रिलेट देम टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज What are the stately white sailed boats? ये stately white sailed boats क्या हैं? The stately white sailed boats are the slow and elegant boat shapes that are formed in the clouds. Okay? So are the slow and elegant boat shapes that are formed in the clouds. वो slow elegant boat shapes हैं जो cloud में form होके slowly जा रहे हैं. तो that is why we are calling it stately white sailed boats. Okay? Where does the poet see the grey winged color cloud birds? कहाँ दिखते हैं उसको? माउंटेन के क्रेस्ट पे। The poet saw the grey winged cloud birds on the top of the shining mountains seeking their nest. जहाँ पे ऐसा लग रहा है वो अपने नेस्ट को ढूंढ रहे हैं। So हमने यहाँ पे आंसर क्या लिखा? The poet saw the grey winged cloud birds on the top of the shining mountains. अब top की जगह आप crest word भी यूज कर सकते हो। On the crest of the shining mountains seeking their nests. ठीक है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो बर्ड्स हैं वो अपना नेस्ट को ढूंढ रही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ इज द स्काई एट सनसेट डिस्क्राइब्ड इन द थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा में स्काई जो है वो बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है पोएट ने, इन द फॉर्म ऑफ रूबी आइलैंड, गोल्डन लेक एंड टावर्स ऑफ क्रिम्सन। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, द स्काई एट सनसेट इज डिस्क्राइब्ड एज अ फेरी लैंड। वो ऐसा लगता है कि एक फेरी लैंड की तरह है, इन अ रूबी आइलैंड। एक फेरी लैंड है कहाँ पे, एक रूबी आइलैंड में, दैट इज इन द मिड्स ऑफ अ गोल्डन लेक, जो कि एक गोल्डन लेक के बीच में है, विच इज लिट विथ क्रिम्सन कलर। और जहाँ पे टावर्स जो हैं, जहाँ से लाइट कौन से कलर की आ रही है, एकदम डार्क रेड कलर की लाइट आ रही है। What does the poet imagine the lightning flash it? What does the poet imagine? पोएट के हिसाब से लाइटनिंग फ्लैश क्या है, क्या है उसको लगता है वो जो आर्मी आ रही है, माइटी आर्मी, तो उनके जो वेपन्स हैं, जो स्पेयर है, वो है उनका लाइटनिंग फ्लैश। ओके, द पोएट इमेजिन द लाइटनिंग फ्लैश एज स्पेयर्स ऑफ माइटी आर्मीज। कैसा, स्पेयर्स ऑफ माइटी आर्मीज कमिंग टू वॉर, जो वॉर के लिए आ रहे हैं, मीटिंग इन अ थंडर, और एक दूसरे से थंडर में मीट कर रहे हैं, क्लैश लाइक अ लाइटनिंग फ्लैश इन द स्काई। तो जो थंडर क्लैश हो रहा है, जिसमें आवाज आती है, ऐसा लगता है वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं उसमें, लाइक अ लाइटनिंग फ्लैश इन द स्काई। ओके, सो द पोएट इमेजिन की लाइटनिंग फ्लैश क्या है, एज स्पेयर्स ऑफ माइटी आर्मीज कमिंग टू वॉर एंड मीटिंग इन अ थंडर फ्लैश लाइक द लाइटनिंग फ्लैश इन द स्काई। Why does the poet call the wind careless? अब पोएट ने विंड को केयरलेस क्यों बोला है? The poet calls the wind careless as it keeps changing, as it blows away the clouds with the pictures that the poet likes to watch in the sky. क्योंकि वो बस मूव हो रही है, it just blows away carelessly and blows away the clouds। और जब वो मूव कर रही है तो it blows away the clouds, वो क्लाउड्स को उड़ाते हुए जा रही है, with the pictures that the poet likes to watch in the sky। और जब वो क्लाउड्स को मूव कर देती है तो पिक्चर भी मूव हो जाता है। Now, do you think the poet likes to observe things? Give reasons for your answer. क्या तुम्हें लगता है पोएट को ये सारी डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है? Yes, it is evident, मतलब ये बहुत क्लियर है that the poet likes to observe things. He has a vivid imagination and is very creative. उसका imagination पावर बहुत strong है और वो बहुत creative है। The way he paints cloud pictures in the sky, connecting them to different aspects of life, clearly states that he is a keen observer। और जिस तरीके से वो ये cloud picture paint कर रहा है मतलब imagine कर रहा है in the sky, connecting them to the different aspects of life, उनको लाइफ की चीज़ों से कनेक्ट कर रहा है, वो क्लियरली स्टेट करता है that he is a keen observer, वो बहुत अच्छा ऑब्जर्वर है। ओके, The poet has a very active imagination. Give for this statement, give reason for this statement. Reason जो है यहाँ पे खत्म हो गया। Okay, give reason for this statement. The poet has a very active imagination as he is a keen observer and creatively connects different shapes of clouds to various aspects of life. जो पोएट है उसका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर है, वो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से ऑब्जर्व करता है और क्रिएटिवली कनेक्ट्स डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लाउड्स टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और वो क्या है, डिफरेंट शेप्स जो होते हैं क्लाउड्स को उनके डिफरेंट हमारे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करता है। इससे क्या पता चलता है कि उसका इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है। नाउ The last thing is I love to lie far from me, जो अभी हमने alliterations पढ़े थे, सेम क्वेश्चन है कि आपको इस पोम में और कौन से alliterations मिले हैं, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं and we have written them again. Love to lie, so far from me, so यहाँ पे far from, love, lie, ruby isles in, mighty and March, sea, spares, ये पूरा अभी हमने डिस्कस किया है. That is it. So let's start with the story. The name of the chapter is I am watching Grandpa. So what is he watching? Let's see. My sister and I was spending the weekend with our grandparents. तो मैं और मेरी जो सिस्टर थी, नरेटर और उनकी जो सिस्टर थी, वो स्पेंड कर रहे थे वीकेंड मतलब सैटरडे संडे अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वी वर एक्चुअली स्टेइंग फॉर मोर देन अ डे. ये पहली बार था जब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक दिन से ज़्यादा के लिए रुके थे. Our visits were usually shorter. हमारे visits usually बहुत छोटे होते थे. Grandpa's house was located near a noisy, bustling, dusty SP Mukherjee Road, the other end of the city where we lived. तो grandpa का घर कहाँ पे था?
जहाँ हम रहते थे उससे एकदम उल्टे कोने में उनका घर था, दैट टू ऑन अ वेरी नॉइजी बस्लिंग स्ट्रीट, मतलब बहुत ही डस्टी सी नॉइजी सी एसपी मुखर्जी स्ट्रीट पे उनका घर था, जहाँ बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती थी। Grandpa and I shared a room, and as was customary, he said his prayers before bed and made me join in. तो ग्रैंडपा और मैं हम लोग रूम शेयर कर रहे थे और मेरी सिस्टर जो थी वो ग्रैंड मॉम के साथ रुकी थी। एंड एज वॉज कस्टमरी, मतलब कस्टमरी का मतलब क्या होता है, जैसे हैबिचुअल, जैसे रूटीन होता था, उन्होंने सोने से पहले अपनी प्रेयर्स पढ़ी और मुझे भी ज्वाइन किया। I had an uneasy night with all the traffic sounds and lights from the main road. मेरे को रात भर मेरी नींद अच्छी हुई नहीं क्योंकि ट्रैफिक साउंड इतना ज़्यादा आ रहा था और लाइट्स आ रही थी व्हीकल्स की, तो मैं सो नहीं पाया। I managed to get some sleep but was disturbed by movements in the room. Finally मुझे थोड़ी सी नींद आई, लेकिन उसके बाद मेरी नींद फिर से डिस्टर्ब हो गई क्योंकि रूम में कुछ मूवमेंट्स हो रहे थे। I opened my eyes a bit. मैंने थोड़ी सी अपनी आइज खोल के देखा। It was still dark outside. बाहर अभी भी अंधेरा था। Grandpa was sitting up. Grandpa बैठ गए थे उठ के। I assumed he was going to the toilet. मुझे लगा वॉशरूम जाने के लिए उठे हैं। I shut my eyes again. मैंने तुरंत अपनी आइज बंद कर ली। A weird रसलिंग साउंड कंटिन्यूड, एक वापस ऐसे ना कुछ निकालने का रसलिंग साउंड जो था कंटिन्यू होने लगा। आई ओपन माई आईज अगेन, सॉ ग्रैंडपा एंड वांटेड टू टेल हिम टू गो टू स्लीप। मैंने जैसे ही वापस उठा मैंने देखा ग्रैंडपा अभी भी मूव कर रहे हैं, तो मेरा मन किया मैं उन्हें बोलूँ आप सो जाओ प्लीज़। बट ग्रैंडपा हैड स्लिप्ड इनटू अ फेडेड टी शर्ट, लेकिन ग्रैंडपा ने एक पुरानी फेडेड टी शर्ट पहन ली। देन ही लुक्ड अंडर द बेड एंड लोकेटेड हिज स्लिपर्स, फिर उन्होंने बेड के नीचे से अपनी स्लिपर्स निकाली। ग्रैबिंग अ लार्ज बैग फ्रॉम द फुट ऑफ द बेड, अब जहाँ पे बेड का जो फुट था वहाँ से नीचे से उन्होंने एक बड़ा सा जो है बैग निकाला एंड ही गॉट अप। What was he doing? शॉपिंग इन स्लीप, मुझे लगा ये कर क्या रहे हैं, क्या मतलब अपनी नींद में ये शॉपिंग करने जा रहे हैं क्या। लिफ्टिंग हिज फीट हाई विद ईच स्टेप ही क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टेल्थली टू द डोर। अब क्या हुआ, ताकि शोर ना हो तो वो अपने जो पैर थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे लिफ्ट करके, स्टेल्थली का मतलब क्या होता है कॉशियसली क्वाइटली, वो बाहर जा रहे थे। ऑल द वाइल इमेजिनिंग आई वॉज फास्ट अस्लीप, और वो पूरा क्या इमेजिन कर रहे थे कि मैं जो हूँ वो सोया हुआ हूँ। आई लुक्ड एट माई वॉच, इट शोड द ऑकवर्ड टाइम ऑफ 3:30 AM। मैंने अपनी वॉच में देखा तो सुबह के 3:30 बज रहे थे। The sight of a 70-odd-year-old man sleepwalking like this seemed so strange। और मुझे क्या लगा, ये पक्का नींद में जो है चल रहे हैं और नींद में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा। I could not control a giggle, और मैं अपनी जो गिगल मतलब जो ठहाका निकल जाता है, हंसी छूट जाती है, तो मैं उसे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। He turned around with surprising agility, his large owl-like eyes probing through the darkness to locate the source of the sound। He turned around with surprising एजिलिटी, तो वो एकदम से पीछे मुड़ के देखे। विद सरप्राइजिंग एजिलिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली। तो सरप्राइजिंग एजिलिटी मतलब वो फटाक से ऊपर पीछे टर्न हुए, जबकि एक 70-year-old के लिए थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। और उनकी जो बड़ी बड़ी आउल जैसी आईज जो थी ना, उन्होंने एकदम से ढूंढने की कोशिश की कि आवाज़ कहाँ से आई। बी क्वाइट इफ़ यू वॉन्ट टू कम विथ मी, ही सेड। तो जैसे उन्हें पता लगा दैट आई वॉज द वन लाफिंग, तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, एकदम शांत रहना अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो। इट मेंट दैट ही वॉज नॉट स्लीप वॉकिंग। आई नेवर इमेजिन्ड एन एडवेंचर विद ग्रैंडपा, मैंने ग्रैंडपा के साथ कभी कोई एडवेंचर इमेजिन ही नहीं किया था। A few moments later, he led me through the main gate of the apartment and up the stairs। थोड़ी देर बाद हम लोग जो थे घर के मेन गेट से बाहर गए और फिर ऊपर की तरफ स्टेयर्स से जाने लग गए। Where he had rented out a floor to a computer institute। तो उनका ऊपर एक और घर था, एक और फ्लैट था उनका, जो उन्होंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को दे दिया था किराए पे। When we got to the third floor, he took out a bunch of keys। तो जब हम थर्ड फ्लोर पे गए, उन्होंने अपने जेब में से एक कीज का बंच निकाला। The room, when it was not full of students, served as a cyber cafe। अब उसमें क्या होता था कि वो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट था, तो दिन में तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे, जब स्टूडेंट्स नहीं होते थे तो वो साइबर कैफे जैसे काम करता था। बट इट वॉज नॉट द मेन रूम दैट इंटरेस्टेड ग्रैंडपा, लेकिन ग्रैंडपा मेन रूम में नहीं गए। He took a right turn into another room and we entered what looked like a shabby storehouse। तो उन्होंने एक राइट टर्न लिया
और राइट टर्न लेने के बाद वो दूसरे रूम में गए, मेन रूम में नहीं गए, दूसरे रूम में गए जहाँ पे पूरा स्टोर हाउस जैसा था, मतलब पूरा पेपर्स पड़े थे, शैबी सा था, मतलब इट वॉज नॉट एट ऑल टाइडी एंड क्लीन. He took 2 confident steps and turned on a light. He took 2 confident steps, मतलब वो उन्होंने 2 confident step लिए, उन्होंने लाइट ऑन की. इसका मतलब क्या था कि वो उस जगह पे बहुत बार आ चुके थे और वो यही काम अंधेरे में भी पहले कर चुके थे. His tenants trusted him with all their secure teaching material and here we are robbing them of God knows what. अब हमारे स्पीकर के मन में क्या आया कि इनके जो किराएदार हैं वो इन पे इतना भरोसा करते हैं और उनका पूरा टीचिंग मटेरियल वो यहाँ छोड़ के जाते हैं. ग्रैंडपा पता नहीं क्या चुराने आए यहाँ पे. ग्रैंडपा whispered, lend me a hand son. उन्होंने बोला मेरी मदद करो बेटा. I went closer. He was crouched on the floor, his shopping bag open. तो वो जो थे crouch मतलब squat position में नीचे बैठे हुए थे और उन्होंने अपने shopping bag को open किया था. A large stack of paper was strewn about towards one corner. एक corner में एकदम पेपर का एक बड़ा सा पाइल था which was strewn about मतलब पूरा वहाँ पे बिखरा हुआ पड़ा था. I helped him pile the paper into his bag. मैंने उस पूरे बैग मतलब जो जितने भी पेपर्स थे उसको उस बैग में डालने में उनकी हेल्प करी. After filing it, we hurried down. Filling it, not filing. After filling it, we hurried down. उसको भर के हम लोग तुरंत नीचे चले गए. It was 4:45 a.m. by my watch. अब 4:45 हो चुका था. Hey, he called out. Help me with these. सॉर्ट दीज पेपर्स आउट. उन्होंने बोला आओ आओ मेरी मदद करो, इन पेपर्स को सॉर्ट आउट करने में मेरी मदद करो. वन साइड यूज ओवर हियर, जो सिर्फ एक ही साइड जिसमें लिखा हुआ है उसको यहाँ पे रखो, जहाँ दोनों साइड जो यूज किए हुए हैं उनको इधर पे रखो और जो ब्लैंक पेपर्स हैं उन्हें इधर रखो. द वर्क वॉज ईजी बट टाइम कंज्यूमिंग. वर्क तो बहुत ईजी था, जो पेपर्स में एक साइड लिखा था उसको एक जगह रखना था, जो दोनों साइड कंप्लीट थे उन्हें एक साथ रखना था और जो बिल्कुल खाली थे उन्हें अलग रखना था, लेकिन उसमें टाइम लग रहा था. What are you going to do with these, Grandpa? I asked him, trying my best to sound non-inquisitive. अब उसको समझ में नहीं आया कि ग्रैंडपा इनसे करने क्या वाले हैं, तो उससे पूछा आप इनसे करने क्या वाले हो. बट ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू साउंड नॉन इनक्विजिटिव, एज इन कि बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है. These computer people don't respect paper. Every day they throw away all these sheets. They have given me the keys to open the gate for the sweeper when he comes at 6 a.m. He takes these and gives them to the junk dealer who disposes of them carelessly. तो वो क्या बोल रहे हैं, ये जो कंप्यूटर लोग हैं ना ये बिल्कुल पेपर की रिस्पेक्ट नहीं करते. हर दिन वो इतनी सारी शीट्स को बिना मतलब के फेंक देते हैं. उन्होंने मुझे चाबियां दे के रखी है ताकि सुबह 6 बजे जब स्वीपर आता है तो मैं उसके लिए दरवाज़ा खोल दूं. वो आता है स्वीपर और वो इन सब शीट को एक साथ लेता है और कचरे में दे देता है, जो उसको पूरा केयरलेसली वो लोग फेंक देते हैं वहाँ पे. सो इंस्टेड आई डू हाफ हिज जॉब फॉर हिम. तो मैं उसका आधा काम मैं करता हूँ. क्या करता हूँ मैं इन सब को, इन पेपर्स को ले लेता हूँ, उनको सेग्रीगेट कर देता हूँ. तो जब उन्होंने ग्रैंडपा ने बताया तो द नरेटर वाज अमेज्ड बाय हाउ मच इंपॉर्टेंस ही वाज गिविंग टू सच अ सीमिंगली ट्रिवियल मैटर. तो नरेटर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए कि मेरे जो ग्रैंडपा हैं वो एक छोटे से ट्रिवियल मैटर मतलब अनइम्पॉर्टेंट मैटर, ये तो अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है पेपर फेंक रहे हैं तो फेंक रहे हैं, लेकिन ये छोटे से जो कि एक्चुअली में देखा जाए तो अरे ये तो ज़रा सी चीज़ है, अनइम्पॉर्टेंट सा मैटर है, उसको वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे. एवरी डे माई फ्रेंड्स एंड आई वुड वेस्ट 100 ऑफ शीट्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मैं और मेरे फ्रेंड्स स्कूल में, ट्यूशन क्लास में, घर में हंड्रेड्स ऑफ शीट्स हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, मतलब विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट ट्वाइस. Pointing to the used up pile, which was the smallest, he said, "These I give to the hawker downstairs." तो उन्होंने जो एकदम used up pile था जिसमें दोनों साइड लिखा हुआ था, उन्होंने बोला ये मैं नीचे हॉकर को दे दूंगा, जो रद्दी वाला होता है. The one side used paper I'll use for my accounts and also give some to the poor children at the NGO in the neighborhood. तो जो एक साइड जो यूज़ किए हुए पेपर हैं उनको मैं अपने अकाउंट्स के लिए यूज़ करता हूँ और कुछ जो है जो यहाँ पे पास में ही एक NGO है जहाँ पे ऑर्फन चिल्ड्रन है, मतलब अनाथ बच्चों का जो NGO है मैं उनको दे देता हूँ. वो लोग अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं. दे प्रैक्टिस मैथ्स ऑन देम. आई वॉज शॉक्ड. I learned that the old man had been doing this for months now. मुझे बाद में पता चला कि वो महीनों से यही काम कर रहे हैं.
दिस वॉज अ रियल कॉन्क्रीट जेन्युइन एफर्ट टू सेव पेपर एंड द प्लैनेट। और यही जो था एक ये सही तरीका, मतलब ये एक सच्चा तरीका था। लोग बात करते हैं, लोग बोलते हैं हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, बट कोई कर नहीं रहा है। ये एक रियल कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? एक्चुअल। जेन्युइन का मतलब क्या हुआ? ऑनेस्ट। ये एक ऑनेस्ट, जेन्युइन, सिंसियर तरीका था टू सेव पेपर एंड द प्लैनेट। I stared at the septuagenarian. Septuagenarian का मतलब होता है a person who is in his 70s. No school education or environment had ever made an impression on me. मतलब स्कूल में कितनी बार टीचर्स ने बताया that we should not waste paper, we should not waste paper, we should reduce the waste, we should recycle if possible, लेकिन कभी किसी चीज़ ने दिल को छुआ नहीं। उसने एक ऐसा इम्प्रेशन नहीं मारा कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें चेंज हो जाए। बट दिस लोन एंडेवर, लेकिन इनका अकेले का ये जो एंडेवर मतलब जो इनका अकेले का जो ये एफर्ट्स थे, उन्होंने जो ये शुरुआत करी थी, उन्होंने जो ये एक नया काम स्टार्ट किया था, मेड मी रियलाइज इट ऑल। इससे मुझे सब समझ में आ गया। फॉर द फर्स्ट टाइम आई ट्रूली अंडरस्टूड, और पहली बार मुझे एक्चुअली समझ में आया व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग पेपर एंड सेविंग प्लैनेट। So guys, that was the chapter. Now we will see the summary of this chapter, okay, so that you can understand it once again very well. The story is about the importance of saving paper and planet. It is about the lone endeavor of a septuagenarian who took efforts to reuse papers and thus reduce wastage. ये जो है एक अकेले तरीके से शुरुआत की गई, एक 70s में जो एक ग्रैंड पेरेंट थे उनके एफर्ट्स के बारे में है, जिन्होंने पेपर्स को रीयूज़ करके वेस्टेज को रिड्यूस करने की कोशिश करी। The narrator and his sister goes to their grandparents, the narrator and his sister go to their grandparents house to spend the weekend. वो अपने grandparents के house जाते हैं weekend को spend करने के लिए। As the house is located on a busy street, there is a lot of noise which disturbs them during sleep. क्योंकि house जो है बहुत ही noisy सी street में है, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, जिसकी वजह से वो अपनी नींद में disturb हो रहे हैं। The narrator finds his grandfather leaving the house stealthily at 3:30 am. नरेटर ने देखा कि उसके जो ग्रैंडफादर हैं बहुत चोरी छुपे क्वाइटली जो है वो सुबह 3:30 बजे जो है घर से बाहर जा रहे थे। He joins him and they sneak out of the house and goes to his tenant's floor who runs a computer institute. तो वो उनके साथ जाता है। वो दोनों कहाँ जाते हैं? उनके टेनेंट के हाउस में जाते हैं जो 3rd फ्लोर पे है, और वो वहाँ पे एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को रन करता है। From there they carry a large stack of paper back home. वहाँ जाके वो एक बहुत बड़ा सा जो एक पेपर बैग होता है जिसमें वो बहुत सारे पेपर्स भर के लेके आते हैं। The narrator later finds out that those were either blank papers or partially used, and his grandfather was reusing them to avoid wastage of paper by giving them to NGO children to practice maths. अब यहाँ पे क्या है, नरेटर को बाद में पता चलता है दैट वो जो है क्या करते हैं, वो यूज़ पेपर्स को हॉकर को दे देते हैं, और जो पार्शियली यूज़ या अनयूज पेपर्स हैं उनको वो रीयूज़ करते हैं, या तो अपने अकाउंट्स के लिए या तो बच्चों को दे देते हैं जो कि पास में एनजीओ में रहते हैं, ताकि वो मैथ्स प्रैक्टिस कर सकें। ही लर्नड अ ग्रेट लेसन विच कुड नॉट बी टॉट टू हिम एट स्कूल। उसको एक ऐसा लेसन सीखने को मिला जो शायद उसे स्कूल में सीखने को नहीं मिलता, दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव पेपर एंड दस save your planet. Right? This was the summary. Now we will start with the question answers. Answer these questions with reference to the context. I was amazed by how much importance he was giving to such a seemingly trivial matter. तो यहाँ नरेटर ने क्या बोला कि मैं बहुत अमेज्ड हो गया, सरप्राइज हो गया ये देख के कि वो इतने छोटे से काम को कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। Who does he refer to? यहाँ पे ही मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ हम उसके ग्रैंडफादर के बारे में बात कर रहे हैं, तो we'll say he refers to the narrator's grandfather. Next is what does the speaker refer to as a trivial matter? तो स्पीकर के लिए trivial matter क्या था? पेपर्स को सेव करना। Saving papers which were unused or partially used was a trivial matter for the narrator. So सेविंग पेपर्स जो कि पार्शियली यूज थे, मतलब आधे यूज थे या फिर अनयूज थे, वो सेव करना वॉज अ ट्रिवियल मैटर फॉर द नरेटर। वॉट वॉज द इफेक्ट ऑफ द ट्रिवियल मैटर ऑन द स्पीकर? और इसका स्पीकर पे क्या असर हुआ? द स्पीकर रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग पेपर। ही अंडरस्टूड हाउ वन कैन डू हिज बिट टू सेव द प्लैनेट। उनको समझ में आ गया कि
लोग कैसे एफर्ट्स ले सकते हैं इस प्लैनेट को सेव करने के लिए। Find lines in the passage that express the following thoughts. Grandpa was a man of habit. Was Grandpa a man of habit? Yes. You remember जब उन्होंने सोने जाने से पहले प्रेयर्स की थी, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे? Grandpa and I shared a room and as was customary. This word tells us that Grandpa was a man of habit. And as was customary, he said his prayers before bed and made me join in. नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रैंडपा वॉज बीइंग केयरफुल नॉट टू वेक अप द ऑथर, तो ये कैसे पता चलता है कि उन्होंने धीरे से जो स्टेल्थीली वो जा रहे थे बाहर। सो लिफ्टिंग हिज फीट अप हाई विथ ईच स्टेप he crept forward stealthily to the door, all the while imagining I was fast asleep. तो वो जो एक एक पैर एकदम ऊपर रख के एकदम ऐसे जा रहे थे ताकि आवाज़ नहीं हो और क्वाइटली वो निकल जाए ताकि वो सोए नहीं। इससे पता चलता है कि वो बहुत केयरफुली जा रहे थे ताकि वो अपने मतलब जो ऑथर है, जो अपना नरेटर है, उसको ना उठा दें, उनके ग्रैंडसन को ना उठा दें। ग्रैंडपा न्यू द शैबी स्टोर हाउस वेल। अब ग्रैंडपा को शैबी स्टोर हाउस बहुत अच्छे से पता था। ये हमें कब पता चलता है? जब हमें वो बोलते हैं, एक सेंटेंस बोलते हैं कि बहुत उन्होंने 2 कॉन्फिडेंट स्टेप्स लिए और तुरंत थी लाइट ऑन कर दी। सो ही टुक 2 कॉन्फिडेंट स्टेप्स एंड टर्न्ड ऑन अ लाइट। इससे हमें पता चलता है कि उन्हें वो स्टोर हाउस बहुत अच्छे से पता था। एट फर्स्ट द ऑथर डिड नॉट मच ऑफ ग्रैंडपास एक्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एट फर्स्ट द ऑथर डिड नॉट थिंक मच ऑफ ग्रैंडपास एक्ट, मतलब उसको समझ में नहीं आया क्या करने वाले हैं। सो आई नेवर इमेजिन्ड एन एडवेंचर विथ ग्रैंडपा। एन एडवेंचर विथ ग्रैंडपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 रीजंस व्हाई द ऑथर हैड एन अनईजी एंड डिस्टर्ब नाइट। क्यों थी? क्योंकि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर था, मतलब लाइट्स बहुत ज़्यादा आ रही थी और वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था। द 2 reasons behind the author's uneasy and disturbed night were the traffic sounds and the lights from the main road. मेन रोड से जो लाइट आ रही थी और जो ट्रैफिक का साउंड था, ये वो 2 रीजन है जिसकी वजह से नरेटर की नींद अच्छे से नहीं हो पाई। Why do you think grandfather crept forward stealthily? क्यों हुआ? ग्रैंडफादर जो है एकदम स्टेल्थीली क्वाइटली क्यों चल रहे थे? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिज ग्रैंडसन। ग्रैंडफादर क्रेप्ट फॉरवर्ड स्टेल्थीली टू अवॉइड डिस्टर्बिंग हिज ग्रैंडसन फ्रॉम स्लीप। मतलब वो अवॉइड करना चाहते थे अपने ग्रैंडसन को उसकी नींद में डिस्टर्ब करना। टू अवॉइड डिस्टर्बिंग हिज ग्रैंडसन फ्रॉम स्लीप। ओके, ग्रैंडसन इन स्लीप, फ्रॉम नहीं, इन स्लीप, जो सो रहा था। What did Grandpa want the author to lend him a hand with? तो ग्रैंडपा ने अपने ग्रैंडसन से क्या कहा था कि मुझे किस चीज़ में मदद चाहिए? Grandpa wanted the author to lend him a hand in piling up a large stack of paper in his bag which was strewn about towards one corner. तो ग्रैंडपा ने ऑथर से क्या बोला था? To lend him a hand, मतलब to help him in piling up मतलब भरने में, a large stack of paper, एक बहुत सारे जो पेपर्स का स्टैक, in his bag which was strewn around about towards one corner, जो कि एक कॉर्नर में एकदम बिखरे हुए पड़े थे। strewn मतलब एकदम बिखरे हुए पड़े थे। ओके, How did Grandpa sort the papers he had picked up? Grandpa ने ये सारे पेपर्स सॉर्ट आउट कैसे किए? जो भी उन्होंने पिकअप किए थे, ये ग्रैंडपा ने ये सारे पेपर्स को सॉर्ट कैसे किया? Grandpa sorted the papers that he had picked up into 3 piles. उन्होंने 3 piles बनाई, 1 side used, both sides used and blank papers. तो इस तरीके से उन्होंने 3 piles में उनको segregate कर लिया। How did Grandpa plan to use the sorted papers? अब ग्रैंडपा ने ये जो sorted papers थे, इनको कैसे यूज करना प्लान किया था? Grandpa planned to use the sorted papers in the following ways. इस तरीके से, किस तरीके से? He decided to use 1 side paper for his accounts and give some to the poor children at the NGO in the neighborhood and used up pile to the hawker. जो used up pile है वो hawker को दे देंगे और जो partially used है, 1 side used papers है, वो अपने accounts के लिए use करेंगे और बाकी के जो हैं NGO में जो बच्चे हैं जो उनके neighborhood में, उनको दे देंगे। So this is how he decided to use the sorted papers. What was the lone endeavor?
What did it make the author realize? ये lone endeavor क्या था? The lone endeavor was his grandpa's real, concrete, genuine effort to save paper and the planet. लोन एंडेवर क्या था? उसके ग्रैंडपा का रियल, कॉन्क्रीट और जेन्युइन एफर्ट टू सेव पेपर एंड द प्लैनेट. नाउ इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाट डिड इट मेक द ऑथर रियलाइज? इट मेड द ऑथर टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग पेपर एंड प्लैनेट. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉज द ऑथर कंफर्टेबल विद हिज ग्रैंडफादर अनलॉकिंग एंड एंटरिंग द रेंटेड पार्ट ऑफ द हाउस? गिव अ रीजन्ड आंसर. ऑल्सो डिस्कस हाउ ही कुड हैव डन दिस डिफरेंटली. तो तुम्हें क्या लगता है, ऑथर को सही लग रहा था जब वो बिना बताए रेंटेड हाउस में अंदर जा रहे थे? तो क्या ऑथर को सही लग रहा था? नहीं, उसको सही नहीं लग रहा था. उसको ये लग रहा था कि उनके जो टेनेंट्स हैं, जो उस पर बिलीव करते हैं कि भैया उन्होंने चाबी भी दे रखी है तो तुम ऐसे किसी के घर में नहीं जा सकते, तो उसको ये चीज़ गलत लग रही थी. No, the author was not comfortable with his grandfather unlocking and entering the rented part of the house because he thought that tenants trusted his grandpa with all their secure teaching material and here they were robbing them of something. क्योंकि उसको ये लगा कि जितने भी उनके जो tenants हैं उन्होंने ट्रस्ट किया था ग्रैंडपा को with all their secure teaching material, जहाँ पे उनका पूरा टीचिंग मटेरियल रखा हुआ है, and here they were robbing them of समथिंग, और वो लोग कुछ चुराने के लिए आए थे. Give us reasoned answer. तो ये हमने बता दिया. Now also discuss how he could have done this differently. Now this question is for you. How he could have done this differently? Maybe the thing is, like, according to me, he could have taken the permission. He could have said that, you know, all these papers which are here, I would like to come and segregate them and reuse them if you don't mind. They would have given the permission. राइट, बिकॉज अ पर्सन इज नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग. वो सिर्फ वहाँ जो पाइल रखा हुआ है उसको सेग्रीगेट करना चाहते हैं. तो अगर शायद वो बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता. इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग एल्स यू कैन राइट दैट एज योर आंसर. What does the author mean by calling his grandpa's act a real, concrete, genuine effort to save paper and the planet? इससे ऑथर का मतलब क्या है कि उसके जो ग्रैंडफादर का जो एक्ट था वो रियल, कॉन्क्रीट और जेन्युइन एफर्ट था. इससे क्या कहना चाहता है वो? बाय सेइंग दिस ही मेंट दैट इवन एट द एज ऑफ 70, वो ये कहना चाहते हैं कि 70 की एज में हिज ग्रैंडपा वाज गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू सेव पेपर बाय रीयूजिंग देम. वो ये बताना चाह रहा है कि 70 की एज में भी उसके जो ग्रैंडपा हैं वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं पेपर्स को सेव करने की बाय रीयूजिंग देम. ओके, ये एक जेन्युइन एफर्ट है, ये एक रियल और कॉन्क्रीट एफर्ट है. In what ways does reusing and recycling of paper help save the planet? किस तरीके से reusing और recycling अगर आप पेपर का करते हो तो उससे planet save होता है. Recycling of paper helps us to save energy, water and landfill space. Paper recycling reduces greenhouse gas emissions and it is cost saving resource for making new paper products. तो पहली चीज़ तो हमें पता है कि पेपर जो है ट्री के पल्प से बनता है. इसका मतलब हम कितने फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन हाउ वी यूज़ द पेपर. तो जब आप रिसाइकिल करते हो पेपर को, इट हेल्प्स अस टू सेव एनर्जी. पेपर बनाने में जो एनर्जी लग रही है, वाटर लग रहा है, लैंडफिल स्पेस जो लग रहा है, वो सब आप सेव कर रहे हो. इससे क्या होता है, जब पेपर आप रिसाइकिल कर रहे हो तो अब जब पेपर बनाने में जो ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट होती हैं वो आपने कम कर दी. तो अभी क्या हुआ, आपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को भी रिड्यूस कर दिया और ये कॉस्ट सेविंग भी है. क्यों? क्योंकि आप नए पेपर्स जो है वो अगर आप नहीं खरीद रहे हो तो आप अपने पैसे भी बचा रहे हो. राइट, सो दिस इज हाउ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हेल्प सेव द प्लैनेट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड वर्ड्स. अब यहाँ हमारे पास कुछ अब्रीविएशंस दिए हुए हैं. अब्रीविएशन जैसे एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ हमें कुछ अब्रीविएशंस दिए हुए हैं और हमें इनका फुल फॉर्म निकालना है. तो जैसे आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. WWF इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. UNEP इज यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. NCF is Nature Conservation Foundation and NCSE is National Center for Science Education. Next is forming nouns. Now you have to read these sentences. Grandpa's eyes looked through the darkness. Looked through what? Darkness. Grandpa gave much importance.
टू द मैटर, इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है ये टू द मैटर, उन्होंने मैटर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कुछ दिया, कोई चीज़ दी, दैट इज इंपॉर्टेंस। ही इवन सेंट पेपर्स टू द एनजीओ इन द नेबरहुड, नेबरहुड में भी उन्होंने पेपर्स भेजे। दिस एजुकेशन हैज़ मेड अ ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द ऑथर, so this education, not as, this education has made a great impression on the author. Now all these words which are underlined here, these are what, these are noun forms जो कि adjective या verb से बने हैं। dark से बना है darkness जो कि एक adjective है, dark adjective है, उससे बनाया हमने darkness। important से बनाया importance, नेबर से बनाया नेबरहुड, एजुकेशन, एजुकेट करना वर्ब है, उससे बना एजुकेशन, और इम्प्रेस करना जो कि एक अनदर वर्ब है, उससे हमने बनाया इम्प्रेशन। तो यहाँ पे जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, जब हमने इसमें सफिक्स ऐड किया जैसे कि नेस, वंस, हुड, शन और सन, तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सब नाउन में कन्वर्ट हो गए, जैसे कि डार्क, डार्कनेस, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस, एजुकेट, एजुकेशन, इम्प्रेस, इम्प्रेशन, नेबर बन गया नेबरहुड। अब आपको करना क्या है यहाँ पे बोस्टफुल, ब्रिलियंट, रादर, कोलाइड, वैक्सीनेट, सिग्निफिकेंट, नर्वस और डिसाइड, ये सारे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको आपको पहले नाउन में चेंज करना है एंड देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट सेंटेंसेस। सो बोस्टफुल का हो जाएगा बोस्टफुलनेस, ब्रिलियंट का हो जाएगा ब्रिलियंस, ब्रदर, ब्रदरहुड, कोलाइड, कोलिशन, डिसाइड, डिसीजन, नर्वस, नर्वसनेस, सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस और वैक्सीनेट, वैक्सीनेशन। तो यहाँ ये वर्ड्स पूरे लिखे हुए हैं और क्विकली हम इसका सेंटेंस भी देख लेते हैं। बोस्टफुलनेस, आई एम मोस्ट अनहैप्पी एट हिज बोस्टफुलनेस, मतलब वो जो बढ़ा चढ़ा के बात करता है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ उससे। ब्रिलियंस, देयर वर फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस फ्रॉम सेवरल ऑफ द प्लेयर्स, मतलब इतने सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला तो फ्लैशेस थे ब्रिलियंस के, चमक रहे थे वो लोग, उनका खेल चमक रहा था। ब्रदरहुड, दे वर फ्लैशेस, अभी हियर यहाँ पे ये सेंटेंस जो है रॉन्ग रिपीट हो गया है। सो ब्रदरहुड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, दे हैव शोन रियल एग्जाम्पल ऑफ ब्रदरहुड, उन्होंने ब्रदरहुड मतलब भाईचारे का एक सही एग्जाम्पल दिखाया है। कोलिशन मतलब होता है टकरा जाना, सो हिज कार वॉज इन कोलिशन विद अ मोटर बाइक, तो उसकी जो कार थी वो एक मोटर बाइक के साथ कोलाइड कर चुकी थी। डिसीजन, तो इट वॉज अ टफ डिसीजन। नर्वसनेस, देयर वॉज नर्वसनेस इन लीडियाज वॉइस, उसकी आवाज में घबराहट थी, नर्वसनेस थी। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, आई डोंट अटैच एनी सिग्निफिकेंस टू दीज र्यूमर्स, मतलब ये जो इतने जो सारे र्यूमर्स मेरे बारे में है तो मैं किसी भी र्यूमर से अपने आप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देती, मतलब मैं र्यूमर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती और उसकी वजह से मेरे को कोई परेशानी नहीं होती। वैक्सीनेशन इज, आई गॉट द वैक्सीनेशन अर्लियर, मुझे पहले वैक्सीनेशन लग चुका है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A stressed syllable is louder and longer than an unstressed syllable. Stressed syllable आप mostly मतलब हर आपके यूनिट में आप पढ़ने वाले हो इसको। कुछ वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और वर्ब्स दोनों की तरह यूज होते हैं। When such a word is used as a noun, अगर ऐसा वर्ड नाउन की तरह यूज हुआ है तो स्ट्रेस हमेशा फर्स्ट सिलेबल में होता है, और अगर वर्ड जो है वो एज एन एडजेक्टिव या वर्ब की तरह यूज हुआ है तो वो सेकेंड सिलेबल पे होता है। तो अब इसमें हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे we could increase, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, we could increase the volume a little। अब यहाँ पे आपको ये भी बताना है कि ये जो वर्ड्स हैं ये सारे we could increase, desert, desert, progress, ये सारे जो वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स में ये नाउन है या वर्ब है। Could you increase the volume a little, क्या तुम वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हो, कोई काम करने की बात हो रही है तो ये हो जाएगा वर्ब। We crossed a vast desert on the moonlit night, हमने एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान क्रॉस किया। Now here we cross something, so it's a place, तो ये हो गया noun। Do not desert your friends in the time of need, desert का मतलब होता है abandon कर देना, छोड़ देना, अकेला कर देना, तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह यूज हुआ है कि तुम उन्हें छोड़ा मत करो अपने फ्रेंड्स को, तो ये हो गया वर्ब।
द कंट्री विल श्योरली प्रोग्रेस इफ वी विल ऑल वर्क हार्ड। कंट्री कुछ करेगी, क्या करेगी? प्रोग्रेस करेगी। कुछ करने की बात हो रही है, काम हो गया, वर्ब हो गया ये। द स्टूडेंट्स ब्रॉट अ प्रेजेंट फॉर देयर टीचर। स्टूडेंट्स अपने टीचर के लिए एक प्रेजेंट लेके आए, मतलब एक तोहफा लेके आए, तो ये एक सामान लेके आए हैं, तो ये हो गया नाउन। द स्टूडेंट्स विल प्रेजेंट अ डांस परफॉर्मेंस नाउ। स्टूडेंट्स अब एक डांस परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने वाले हैं, वो कोई काम करने वाले हैं, तो ये हो गया वर्ब। माई पेरेंट्स वॉन्टेड टू चेक माई प्रोग्रेस इन स्विमिंग। मेरे पेरेंट्स जो है स्विमिंग में कोई चीज़ चेक करना चाह रहे थे। वो कौन सी चीज़ चेक करना चाह रहे थे? वो मेरी प्रोग्रेस चेक करना चाह रहे थे, तो ये एक नाउन है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू चेक ऑन समथिंग। Here there has been an increase in the production of wheat. अब इस साल wheat के प्रोडक्शन में एक इंक्रीज हुआ है, कोई चीज हुई है, इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे ये नाउन की तरह एक्ट करेगा। क्लियर? सो ये हैं हमारे आंसर्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब हम ग्रामर में आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे बहुत ही सही तरीके से आपको वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ पे देयर आर लाइक एवरी पॉसिबल रूल इज देयर एक्सप्लेन ब्यूटिफुली। हियर आई जस्ट टेल यू कि कभी भी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एक अग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट तुम सिंगुलर होगे ना, तो वर्ब बोलता है मैं भी सिंगुलर होऊंगा, और सब्जेक्ट बोलता है मैं प्लूरल, तो वर्ब बोलता है मैं भी प्लूरल। एकदम घनी मित्रता है दोनों में। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है? आई एम वॉचिंग ग्रैंडपा, बोथ ऑफ अस आर बिजी हेल्पिंग हिम, ग्रैंडपा एज वेल एज द चिल्ड्रन इज हैविंग फन। तो यहाँ आपको क्या समझना है मैं बता देती हूँ। आई के साथ हमेशा एम आता है, ये हमें पता है। जैसे माई ग्रैंडपा एंड मेंटोर इज सॉर्टिंग द पाइल ऑफ पेपर्स, इसमें आपको क्या बता रहा है? जैसे माई ग्रैंडपा एंड मेंटोर, तो मेरे ग्रैंडपा जो कि मेरे मेंटोर भी हैं, यहाँ हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। भले ऐसा लग रहा है कि मेरे ग्रैंडपा और जो मेरे मेंटोर हैं, नहीं, माई ग्रैंडपा एंड मेंटोर। अगर तुम बोलते माई ग्रैंडपा एंड माई मेंटोर तो दो लोगों की बातें होती, लेकिन माई ग्रैंडपा एंड मेंटोर मतलब हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं। अब जब हम एक ही इंसान की बात करें तो हम आर नहीं लगाएंगे, हमें इज लगाना पड़ेगा। यहाँ देखो बोथ जो है वहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो ये एक इंडेफिनिट प्लूरल वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगता है। बोथ का मतलब होता है दो, बोथ ऑफ अस आर बिजी हेल्पिंग हिम। Neither the junk dealer nor the papers are to be seen anywhere. जब भी आप नीदर नॉर या ईदर और का यूज करते हो, ये बहुत बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम्हें क्या करना है, जहां वर्ब लगाना है ना, उस वर्ब के पहले का नाउन देखो, सिर्फ उस वर्ब के पहले का, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पेपर्स सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, तो आर लगा दो। अगर इसकी जगह होता नीदर द पेपर्स नॉर द जंक डीलर, अब डीलर एक ही इंसान है तो यहाँ इज आ जाता। तो तुम्हें सिर्फ पास में देखना है, पास वाला जो आपका नाउन है वो क्या है, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उस हिसाब से वर्ब लगाना है। ईदर और नीदर नॉर दोनों के केस में। ग्रैंडपा एज वेल एज द चिल्ड्रन, हमने यहाँ इस क्यों लगाया जबकि ग्रैंडपा और चिल्ड्रन दोनों की बात हो रही है? क्योंकि जब भी आपके मेन सब्जेक्ट के बारे में आपने एज वेल एज लगा दिया, विथ लगा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको बाद में वर्ब है सिर्फ आपके सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना है। द चिल्ड्रन एज वेल एज द टीचर, अब यहाँ देखो द चिल्ड्रन एज वेल एज द टीचर, एज वेल एज द टीचर, भले टीचर सिंगुलर है कोई मतलब नहीं है। मेन मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, चिल्ड्रन है, तो मैंने लगा दिया आर। ओके, अब है डूइंग मैथ्स इज फन। मैथ्स एक सिंगुलर वर्ड है, इट्स अ सब्जेक्ट, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसमें एस लगता है, तो आप बोलोगे नहीं कि डूइंग मैथ्स आर फन, आप इज ही बोलोगे। फिजिक्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सब के साथ इज ही आएगा। 3 days इज इनफ टाइम टू प्रिपेयर द रिपोर्ट। अब 3 days इज क्यों लगाया हमने, 3 days आर इनफ टाइम क्यों नहीं बोला? क्योंकि हम 3 days को यहाँ एक यूनिट मान रहे हैं कि इस काम को करने के लिए 3 दिन बहुत हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे आर नहीं बोला। 3 days is enough, 1 week is enough, 1 month is enough। ठीक है, अब है द फैमिली इज हैप्पी। हमने फैमिली को इज हैप्पी क्यों बोला है? क्योंकि फैमिली जो है कलेक्टिव नाउन है, एक यूनिट है। मेरा परिवार खुश है, हिंदी में भी हम ऐसे ही बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलती मेरा परिवार खुश है, मेरा परिवार जा रहे हैं,
ऐसा नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलते हैं, मेरा परिवार जा रहा है। तो फैमिली एक कलेक्टिव नाउन है, उसके साथ आप सिंगुलर बोलोगे, माई फैमिली इज हैप्पी। द फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट ग्रैंडपा अगेन। अब इधर पे हमने आर क्यों बोला है, द फैमिली आर प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे हम एक एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सेंटेंस टोटली इसके पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंड करता है। द फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट, यहाँ पे या तो आप द फैमिलीज बोलो या द फैमिली इज आ जाएगा, लेकिन इसके पहले के सेंटेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ मिस्टेक्स हैं, हमें वो मिस्टेक्स सॉर्ट आउट करनी है। राइस एंड करी आर माई फेवरेट डिश। इडली सांभर मेरा फेवरेट डिश है। इडली सांभर अलग अलग नहीं है, राइस एंड करी एक ही डिश है। उसके साथ आप आर नहीं लगाओगे, उसके साथ आप लगाओगे इज। Each of my socks have a hole in the toe. Now each of my socks have a hole in the toe. जब भी आप कोई भी सेंटेंस each, somebody, someone, everyone ऐसे यूज करते हो, उसके साथ आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगाना है। So each of my socks के साथ has आएगा, have नहीं आएगा। If anyone find the books, please inform me. अभी मैंने बताया था each, everyone, someone, anyone, इनके साथ सिंगुलर आता है। सिंगुलर अगर है तो आपको प्रेजेंट, अगर सिंपल प्रेजेंट में s लगाना पड़ता है। if anyone find नहीं होगा, you will have to write if anyone finds the books. finds, anyone के साथ सिंगुलर यूज कर रहे हो, सिंगुलर में s लगता है। the goodies in the kitchen is for the children. गुडीज की बात हो रही है, प्लूरल है तो आपका इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। द स्टूडेंट्स इन द किचन इज फॉर द चिल्ड्रन। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स इन द किचन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है, यहाँ पे देयर इज सम मिस्टेक विद द सेंटेंस, लेकिन अदरवाइज द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ये प्लूरल है, आई एम श्योर यहाँ पे होगा। सो द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये प्लूरल है, ये आर हो जाएगा। Either the milkman or the street vendors, मैंने बताया था either और में जो आपको जहाँ वर्ब लगाना है उसके पास वाला नाउन देखना है। तो यहाँ वर्ब है has और पास में है vendors, vendors है प्लूरल, तो has कैसे आ जाएगा, यहाँ आना चाहिए have। ये रहे हमारे आंसर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो आपको सेंटेंस में बताते हैं कि उसका टेंस क्या है, नंबर क्या है। जैसे मैंने बोला ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, तो आपको कैसे, क्या ये सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ मैं, वो जा रहा है, वो जा रहा था, जा रहा है, कैसे पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है। इस जो है वो बी जो होता है इसका फॉर्म होता है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 3 कैटेगरी में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है, सबसे पहले आता है बी, एक होता है डू और एक होता है हैव। ये 3 आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। बी के जो फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम और आर, पास्ट में होता है वॉज और वर, एंड देन यू हैव विल। और ये उसके बाद जो है बेसिकली विल नहीं होता, विल जो है वो मोडल वर्ब्स में आ जाता है। डू में आता है डज और डिड। डू और डज प्रेजेंट के लिए होते हैं, डिड पास्ट के लिए होता है। हैव, हैज और हैड, हैव और हैज प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट के लिए होता है। तो ये 3 आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो आपके मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, या आपके सेंटेंस में यहाँ पे जो होते हैं ये मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए होता है। ही इज ग्रोइंग क्वाइट ओल्ड, ही इज ग्रोइंग, वो जो है काफी बूढ़ा हो रहा है, पता है बिकॉज यहाँ पे इज लगा है। ही हैड स्लेप्ट अर्ली, वो जल्दी सो गया था। अब ये पता चल रहा है हमें हेड कि कब उसने वो काम किया, कोई भी जो मेन वर्ब है वो कब हुआ है, ये हमें ऑक्सिलरी वर्ब बताते हैं। कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, जैसे आई हैड अ पेयर या आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक एप्पल था। तो यहाँ पे हैड जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है, वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। आई हैड एन एप्पल, आई डिड माई वर्क, तो यहाँ डिड और हैड मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जैसे क्या लिखा हुआ है,
अब जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म करने में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि डज ही नो दिस, वॉज ही जोकिंग. दे आर यूज्ड टू फॉर्म द पैसिव वॉइस ऑल्सो, लाइक ग्रैंडपा हैज बीन अवॉर्डेड फॉर हिज वर्क. दे आर यूज्ड एज द मेन वर्ब इन सेंटेंसेस, जैसे कि दे आर हियर, वी डिड इट. They are here, I have an apple. उस तरीके से ये हो जाएंगे आपके मेन वर्ब्स में. अब आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं करना क्या है, यहाँ पे जितने भी वर्ब्स दिए हुए हैं क्या वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं, मतलब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात कर रहे हैं, क्या वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे हैं या मेन वर्ब की तरह, हमें बस इतना बताना है. लाइक वी आर अ स्ट्रॉन्ग नेशन, do you exercise every day, we do, I am, I do, are, does and had. अब आपको ये बताना है ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है. We are a strong nation, हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन हैं. यहाँ कोई मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे आर जो है मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है. डू यू एक्सरसाइज एवरी डे, यहाँ पे एक्सरसाइज मेन वर्ब है, आप क्या कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो. तो डू जो है यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, ये आपका जो है ऑक्सिलरी वर्ब हो गया. वी डू एक्सरसाइजेस इन द मॉर्निंग, हम एक्सरसाइजेस मॉर्निंग में करते हैं. काम क्या कर रहे हो, एक्सरसाइज करने का, तो ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हेल्प कर रहा है. आई एम कंसर्न्ड अबाउट हिज वेलफेयर, मैं उसकी वेलफेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हूँ. काम क्या कर रहे हो, कंसर्न होने का काम कर रहे हो. तो यहाँ जो एम है ये सिर्फ बता रहा है कि कब कर रहे हो, टेंस बता रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है. I do not know the route to his house, यहाँ मेन वर्ब है जानने का, नो है आपका मेन वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब हो गया है डू. द मिनिस्टर्स आर कंसल्टिंग द प्रेसिडेंट्स, तो वो लोग प्रेसिडेंट से क्या काम कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं. तो मिनिस्टर्स के बाद आर जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज हो रहा है. दिल्ली डज नॉट हैव अ गुड ड्रेनेज सिस्टम, दिल्ली के पास एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम नहीं है. यहाँ मेन वर्ब क्या है, हैव, होना, तो यहाँ पे डज भी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ही यूज हो रहा है. द स्टार्स हैड बीन इन्वाइटेड टू परफॉर्म ऑन स्टेज, स्टार्स हैड बीन इन्वाइटेड, स्टार्स को मेन काम किया था इन्वाइट करने का, ये पैसिव वॉइस की तरह यूज हो रहा है, ये भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. ये हो गए हमारे आंसर्स. ओके, अब आते हैं मोडल वर्ब्स में. मोडल वर्ब्स क्या होते हैं, मोडल वर्ब्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी स्टेट को बताते हैं, आपके मूड को बताते हैं. आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी को अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हो, एबिलिटी बता रहे हो, किसी को आप कोई चीज़ एडवाइस दे रहे हो, सजेशन दे रहे हो, या किसी से आप जो है लड़ाई कर रहे हो. एनीथिंग, ये आपके मूड को बताते हैं. मॉडल्स आर द वर्ब्स विद द मेन वर्ब्स टू एक्सप्रेस डिफरेंट मूड्स, मीनिंग्स एंड एटीट्यूड. जैसे कि आपने अगर कभी आपको परमिशन चाहिए तो अपन क्या बोलते हैं, मे यूज करते हैं, कैन आई कम, मे आई कम, कुड आई कम. और अगर जैसे एग्जाम्पल क्या है, मे आई कम इन. अगर मुझे रिक्वेस्ट करनी है तो मैं क्या बोलूँगी, will you come with me, और can, could, would. जैसे कि could you talk a little louder, तो यहाँ आप रिक्वेस्ट कर रहे हो. जब आप कोई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे कि may, might, could, अगेन कैसे यूज करोगे, she might not come today, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो आज नहीं आए. टू एक्सप्रेस कमांड, प्रॉमिस और थ्रेट, कमांड दे दो आप किसी को, you shall do it, you have to do it, you must do it, so he shall be rewarded. अगर आप विलिंगनेस बता रहे हो, आई विल कम, हाँ मैं जाऊंगा, आई विल कम, आई विल हेल्प यू पैक. एबिलिटी बता रहे हो, आई कैन स्विम, ही कुड स्विम. टू सजेस्ट और एडवाइस, यू शुड डू दिस, यू ऑट टू डू दिस, यहाँ पे सजेशन दे रहे हो. एंड कभी विश बता रहे हो तो मे यू हैव अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, मे यू हैव अ ग्रेट एग्जाम टुमारो, मे यू बी हैप्पी ऑलवेज, यहाँ पे आप विश कर रहे हो. सो अब आपको करना क्या है, यहाँ जैसे दिया हुआ है डू वी हैव द परमिशन टू लीव नाउ, इसको मोडाइल वर्ब यूज करके लिखना है. मे वी लीव नाउ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग डू वी हैव द परमिशन, जस्ट यूज अ मोडाइल वर्ब एंड यू सेड मे वी लीव नाउ. सिमिलरली इट इज नेसेसरी फॉर मी टू अटेंड द मीटिंग, तो क्या हो जाएगा, आई मस्ट अटेंड द मीटिंग. नेसेसरी है, कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई मस्ट अटेंड द मीटिंग. आई प्रॉमिस टू टेक यू टू द थिएटर टुमारो, ये क्या हो जाएगा, आई विल टेक you to the theater tomorrow, willingness बता रहे हो. Sam was able to read and write when he was 4. Sam
could read and write when he was 4. आप पास्ट की बात कर रहे हो, could आएगा. सैम पढ़ सकता था, लिख सकता था जब वो 4 साल का था. In spite of his injury, he was able to deliver a good work. Able to अपने आप में एक modal verb होता है, तो आप क्या बोल सकते हो? He could deliver. Able to की जगह हमने लिख दिया he could, वो कर सकता था. Nobody is answering the door. Perhaps they have gone out. Nobody is answering the door. They might have gone out. ये एक possibility है कि वो लोग बाहर गए होंगे. They might have gone out. अब आता है जर्नल लिखने का टाइम. जर्नल या डायरी राइटिंग क्या होती है? ये एक इनफॉर्मल राइटिंग स्ट्रक्चर है जहाँ पे आप अपनी डायरी में, अपने जर्नल में अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हो फ्रीली, बिकॉज इट इज़ अ वेरी पर्सनल थिंग. यू डोंट रियली शेयर योर डायरी राइटिंग विद एनीवन. तो आप इसमें अपने हिसाब से अपनी चीज़ें लिख सकते हो. जर्नल्स में, इसमें आप अपने गुड और बैड होप्स लिखते हो, ड्रीम्स लिखते हो, विशेस लिखते हो. जर्नल्स कैन ऑल्सो बी रिटन ऑन सर्टेन थीम्स. फॉर एग्जाम्पल अ विश जर्नल. अब आपके कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं कि ये जो डायरी है इसमें मेरी सारी विशेस लिखी हैं. ये जो डायरी है इसमें मेरे सारे एक्सपीरियंसेस लिखे हैं. फैंटेसी जर्नल, फैमिली और फ्रेंड्स जर्नल, फिल्म जर्नल, लाइक फेवरेट सेलिब्रिटी जर्नल, फनी मोमेंट्स जर्नल. तो अलग अलग थीम के भी जर्नल्स होते हैं. अब जैसे ये एक जर्नल एंट्री है, फनी मोमेंट्स, ठीक है. सबसे ऊपर आपने डाला है डे और डेट और उसके बाद टाइम. द फनीस्ट थिंग हैपेंड टू मी दिस मॉर्निंग. आज सुबह मेरे साथ एक बहुत ही फनी चीज़ हुई. एज यूजुअल आई वेंट फॉर माई मॉर्निंग जॉग. मैं सुबह सुबह मॉर्निंग जॉग पे गया. आई हैव मेड इट अ हैबिट टू डू सम मेंटल जॉगिंग एज वेल. तो मैं ना कुछ मेंटल जॉगिंग भी करता हूँ. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई टू डू लिस्ट. तो मैंने क्या किया, आज मुझे क्या क्या करना है उस के बारे में मैं सोचने लग गया. आई वॉज स्टिल मेकिंग अ मेंटल नोट ऑफ थिंग्स ऑन माई लिस्ट व्हेन आई एंटर्ड द हाउस. तो क्या हुआ, मैं वापस वो लिस्ट ही बना रहा था, तभी मैं घर के अंदर घुसा. आई रिमूव्ड माई रनिंग शूज. देन आई वेंट टू द फ्रिज, टुक आउट अ बॉटल ऑफ वाटर एंड पुट माई शूज इनसाइड. तो मैंने क्या किया, मैं भी सोच ही रहा था कि आज मुझे क्या क्या काम करना है. तो मैं अपने घर के अंदर गया, शूज़ उतारे, फ्रिज के पास किया, वाटर बॉटल निकाली और शूज़ को फ्रिज के अंदर रख दिया. When mom came to take out the eggs to make by breakfast, she almost fainted. जब मम्मा आई मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, she wanted to take out some eggs, तो उन्होंने देखा कि शूज़ में, फ्रिज में क्या रखा हुआ है, फ्रिज में शूज़ रखे हुए हैं. Now what you have to do is 75 से 100 वर्ड्स के बीच में एक इमेजिनरी एंट्री लिखनी है आपको या रियल एंट्री लिखनी है. आप अपने हिसाब से फनी, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, कैसा भी जर्नल लिख सकते हो. तो हियर आई हैव रिटन एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट. ओके, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, ये मेरी हेडलाइन है. सैटरडे 22 September 2021, 10:30 PM. Life teaches us a lot of things and today I was taught the importance of empathy and unconditional love. लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है और आज मुझे इम्पोर्टेंस पता चली कि एम्पैथेटिक होने की और अनकंडीशनल लव की क्या इंपॉर्टेंस है. आई सॉ अ बेगर इन मिजरेबल कंडीशन हु कुड नॉट वॉक एंड इट सीम्ड ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज. मैंने एक बेगर को देखा जो वॉक नहीं कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था उसने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है. No one helped him. Many rich people went past him, but nothing more came out of their pockets than 1 or 2 rupee coin. बहुत सारे रईस लोग, बहुत सारे रिच लोग जो थे उन्होंने क्रॉस किया उसको, लेकिन उनकी पॉकेट से कुछ नहीं निकला. ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 रुपए का सिक्का निकला बस. I was about to reach him when I saw a balloon vendor. मैं बस उसके पास जाने ही वाली थी उसको हेल्प करने के लिए, तभी मैंने एक बलून वेंडर को देखा. He went to him and shared his lunch with him. तो वो वहाँ पे उसके पास गया और उसके पास एक छोटा सा लंच बॉक्स था, उसमें से उसने अपना लंच उसके साथ शेयर किया. He had only 2 chapatis but a big heart indeed. उसके पास सिर्फ 2 ही रोटियाँ थी. एक रोटी उसने उसको दी, एक रोटी खुद खा ली, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था. He stood with him for around an hour and then before leaving he gave him almost everything that he had earned there. तो वो वहाँ पे 1 घंटा उसके साथ खड़ा रहा, उसने काफ़ी सारे बलून सेल किए और उसके बाद जब वो वहाँ से गया तो जितना उसने वहाँ कमाया था पूरा का पूरा उस बेगर को दे दिया. He was a poor man with a big heart. वो एक बहुत गरीब आदमी था, but he had a really big heart. I learned about the joy of giving. It was an unforgettable moment of my life. मैंने समझा कि देने का सुख क्या होता है, and वो एक ऐसा इंसिडेंट था जो मेरी लाइफ का एक unforgettable moment बन गया. So that is it. We are going to start with the 5th unit C section of our English channel book for class 6.
अब the name of the chapter is With the Bushman in the Kalahari. With the Bushman in the Kalahari. So we are going to see this wonderful story where there is a little bit confusion that the Bushman suffers. Lekin the story is really interesting. Let's begin. If you are going to shoot elephants, beware, the nauseating smell is something you will never forget. If you are going to shoot elephants, oh my god, are they going to shoot elephants? So, अब शायद उनके सच वर द रिपोर्ट्स फ्रॉम फ्रेंड्स हु हैड रिटर्न फ्रॉम द कालाहारी. तो कालाहारी से जो कुछ दोस्त थे उनके वापस आए थे. अब किन के वापस आए थे? देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू कालाहारी. तो उन्होंने क्या बोला था, अगर तुम वहाँ पे एलिफेंट्स को शूट करने जा रहे हो तो प्लीज़ बी वेयर. बहुत नॉजिएटिंग स्मेल आती है, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा डिजीज सी स्मेल आती है. इट्स नॉट एट ऑल ओके. वी स्टिल लोडेड आवर वैन्स विद आवर शूटिंग किट्स एंड सेट आउट फॉर द डेजर्ट. तो हमने क्या किया, बहुत सारे लोगों ने बोला वहाँ ऐसा है, रिस्क है, नॉजिएटिंग स्मेल है. उसके बाद भी हमने अपने पूरे शूटिंग किट्स जो थे उनको रखा अपनी वैन में और हम कालाहारी डेजर्ट के लिए निकल गए. It was a restless drive. We knew not what was in store for us. बहुत ही restless सी ड्राइव थी, मतलब बहुत ही घबराहट वाली ड्राइव थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था हमारे साथ क्या होने वाला है. Fortunately we hit the desert while it was still say. लेकिन fortunately, luckily क्या हुआ, हम दिन के समय में ही हम जो है डेजर्ट पहुंच गए थे. Good. We agreed that would leave us time to set up a base for our shoot. तो सबने क्या बोला, हाँ चलो अच्छा है, हम लोग दिन के टाइम पे ही पहुंच जाएंगे तो हमारे पास थोड़ा टाइम होगा ताकि हम अपना शूट के लिए बेस पूरा जो है रेडी रख लें. However, we had spoken too soon. लेकिन हम लोग जल्दी ही थोड़े खुश हो गए थे. We had spoken too soon का मतलब हम कुछ जल्दी ही खुश हो गए थे. Round a curve, our van encountered unexpected slush. Round a curve. कर्व का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक एज होता है, रोड का एक एज जो बहुत उठा हुआ रहता है. एज ऑफ अ रेस्ड पाथ एट द साइड ऑफ अ रोड. तो जैसे साइड, जैसे ये रोड है तो रोड का जो साइड में जैसे उठा हुआ जो पार्ट होता है वहाँ पे इनकी गाड़ी जो फंस गई थी. दे एनकाउंटर्ड मतलब इनके साथ क्या हुआ, एक अनएक्सपेक्टेड, जो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्लश मतलब वहाँ पे सॉफ्ट मड था, मतलब दलदल जैसा, दलदल तो नहीं बोलेंगे, सॉफ्ट मतलब गीली मिट्टी थी वहाँ पे और वहाँ उनकी गाड़ी फंस गई. अब क्या है, पहिया घूम रहा है जब वो एक्सेलरेट कर रहे हैं लेकिन गाड़ी ऊपर चढ़ नहीं रही है. द इंजन स्ट्रेन्ड टू पुल द व्हील्स थ्रू. द इंजन स्ट्रेन्ड मतलब द इंजन स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, उसने बहुत कोशिश करी. ये लोग जब एक्सेलरेटर दे रहे थे, इंजन बहुत ज़्यादा उसने कोशिश करी लेकिन वो व्हील्स को ऊपर नहीं उठा पाया. I stepped down from the van. अब मैं वैन से नीचे उतरी. As I was looking for stones to place against the wheels. अब जब मैं क्या देख रही थी, As I was looking for stones to place against the wheels. तो मैं देख रही थी कि व्हील्स के अगेंस्ट में अगर हम स्टोन रख दें तो हो सकता है स्टोन के ऊपर चढ़ के वो जो गाड़ी है वो आगे निकल जाएगी. I saw a pair of bright black eyes peering from among the bushes. तो जैसे ही मैं स्टोन्स ढूंढ रही थी तो वहाँ जो बुशेस थे तो वहाँ पे उन बुश के बीच में से मैंने देखा दो काली काली आंखें जो थी वो घूर रही थी मुझको. अ बुशमैन प्रोबेबली ड्रॉन टू द स्पॉट बाय द रोर ऑफ द इंजन. वो एक बुशमैन था. तो जो जितने भी जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं तो वहाँ पे जो वहाँ के ट्राइबल पीपल होते हैं या जो वहाँ के आदिवासी लोग होते हैं तो वहाँ पे बुशमैन होते हैं विच हु डू नॉट नो द लैंग्वेज. दे आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम. जो हमारे जैसे वो बिल्कुल भी नहीं होते. तो वहाँ एक बुशमैन था जो मे बी कार की आवाज़ सुन के वहाँ पे पहुँच गया था. टेल्स ऑफ बुशमैन ऑफ द कालाहारी केम फ्लैशिंग टू माई माइंड. अब वहाँ के बुशमैन की बहुत सारी मैंने कहानियाँ सुनी हुई थी, वो अचानक से मेरे दिमाग में आ गई. आई रिमेंबर्ड रीडिंग दैट बुशमैन आर सेफर टू डील विद ड्यूरिंग द डे. दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर एग्रेसिव. मैंने किसी बुक में बुशमैन के बारे में पढ़ा था कि बुशमैन जो होते हैं दिन में उनसे डील करना काफ़ी आसान होता है, रात में वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं. ऑल्सो आई हैड कम वेल प्रिपेयर टू befriend द बुशमैन. ऑल्सो मैं जो थी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आई थी एक बुशमैन को अपना फ्रेंड बनाने के लिए. मतलब अगर मैं को मान लो किसी बुशमैन से मिलना हुआ तो किस तरीके से उसे अपना दोस्त बनाना है इसके लिए मैं बहुत प्रिपेयर होके आई थी.
आई हैड सम बीड्स विच आई क्विकली ऑफर्ड टू देम एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप। मेरे पास कुछ मालाएं थी, बीड्स थे मेरे पास, मोती थे, वो मैंने तुरंत उनको दिया एज एन ऑफर कि मेरे से आप फ्रेंडशिप करो। The bushman accepted the gifts and flashed a set of white teeth that anybody would envy. तो बुशमैन ने वो बीड्स ले लिए और उसने एक बड़ी सी स्माइल दिखाई, फ्लैश्ड लाइक वाइट टीथ की एक स्माइल, जो इतने वाइट थे, इतने ज़्यादा दांत उसके वाइट थे कि कोई भी देख के जेलस हो जाए। Coming forth, he offered to give us a hand with the van. तो उसके बाद उसने क्या बोला, उसने खुद से बोला कि मैं आपकी, मतलब बोला मतलब उसने ऐसे शो किया कि वो हमारी हेल्प करना चाहता है वैन को ये सॉफ्ट मड से निकालने में। ऑन लर्निंग दैट वी वर आउट ऑन एन एलिफेंट शूट, फिर हमने उसको बताया कि हम एक एलिफेंट शूट करने जा रहे हैं। ही प्रॉमिस्ड एज वेल दैट ही कुड अंडरस्टैंड टू कंडक्ट अस टू द गेम। तो जब हमने उसे बताया कि हमें एलिफेंट को शूट करना है तो उसने हमको प्रॉमिस किया कि वो हमारी हेल्प करेगा टू कंडक्ट, मतलब टू लीड अस टू द गेम। गेम मतलब क्या है, एनिमल हंटेड फॉर फूड और स्पोर्ट। तो जिन एनिमल को आप फूड या स्पोर्ट के लिए हंट करते हो, उनका शिकार करते हो, तो उसने बोला हाँ मैं आपकी इसमें हेल्प करूंगा। It was beginning to get dark. अब अंधेरा होने लग गया था। A fire stick in his hand, our guide took the lead, walking in front of our van. तो उसके हाथ में, जो बुशमैन था उसके हाथ में एक फायर स्टिक थी, मतलब एक तरीके से एक मशाल थी, और वो आगे आगे जा रहा था, हम उसके पीछे पीछे जा रहे थे। His dangling shiny corded hair got all my admiration. उसके जो बाल थे एकदम डैंगलिंग, मतलब लंबे थे तो वो लटक रहे थे, एंड दे वर वेरी शाइनी, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, मैं काफ़ी एडमायर कर रही थी उसके बालों को। He led us on to a well trodden elephant path for about an hour. तो उसने क्या किया, ही लेड अस ऑन, तो 1 घंटे में चलते चलते हम लोग जो थे वेल ट्रॉडन एलिफेंट पाथ पे आ गए, जहाँ पे एलिफेंट जो है बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे, उस पाथ पे आ गए हम लोग। The bushman being our only friend in this wilderness, we could only follow in silence. अब इस पूरे wilderness में, इस जंगल में सिर्फ वो बुशमैन हमारा फ्रेंड था, हम उसको चुपचाप साइलेंटली फॉलो कर रहे थे। Seeing our puzzled expressions every now and then, he muttered something in his Click language. तो जब हम लोग बहुत puzzled उसे दिख रहे थे कि ऐसा confused दिख रहे थे कि oh my God हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारे expressions देख के वो हमसे कुछ कहता था। Every now and then he muttered something. उसने हमसे कुछ कहा, लेकिन वो अपनी Click language में बात करता था। It was a different language which we were not able to understand. However, we had abandoned all hopes of understanding him. हमने छोड़ दिया था पूरा होप कि हमें उसकी आवाज़, उसकी बातें समझ में आएगी, क्योंकि सिर्फ उसके एक्सप्रेशन समझ में आ रहे थे, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। We guessed from his gestures that he would bring us some place. तो हमें उसके जेस्टर्स से, उसके जो हाथ के मूवमेंट से समझ में आया कि वो हमें किसी जगह पे लेके जा रहा है। It was twilight when we reached our lookout point. तो finally ट्वेलाइट मतलब क्या होता है, एकदम अंधेरा होने के पहले जो हल्की सी रोशनी होती है उसे आप ट्वेलाइट कहते हो। जो बस अंधेरा होने के पहले जो एकदम हल्की सी रोशनी बचती है ना, उसे ट्वेलाइट कहते हैं। तो उस टाइम पे हम लोग अपने लुकआउट पॉइंट पे पहुंच गए, जहाँ से हम एलिफेंट्स को देख पाएंगे। अमंग द ट्रीज वॉज अ लार्ज प्लेटफॉर्म। तो ट्रीज के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। ही पॉइंटेड अप टू इट। तो ट्रीज से, जैसे ट्री हाउस होता है ना, तो जैसे यहाँ पे अगर ट्री है तो ट्री के बीच में अमंग द ट्रीज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सो दैट वॉज वेयर वी वॉज टू स्पेंड द नाइट। उसने हमें पॉइंट किया, ऊपर जाने के लिए कहा, तो हमें समझ में आ गया यहाँ हमें पूरी रात बितानी है। वी क्लाइम्ड अप द रोप लैडर। तो वहाँ पे एक रोप लैडर था जिससे आप ट्री हाउस का प्लेटफॉर्म है उस पर जाओगे, तो हमने उस रोप लैडर के थ्रू हम ऊपर गए। A moment later our bushman disappeared. बस जैसे ही हम ऊपर पहुंचे ही थे, हमारा बुशमैन डिसअपियर हो गया, पता नहीं कहाँ गया वो। We found that rather strange. हमें बहुत अजीब लगा कि अभी तक हमारे साथ था, अचानक से कहीं चला गया। We settled down and were just about to hit the sack. हम सेटल डाउन किया, हमने सब अपना सामान वगैरह रखा और वी वर अबाउट टू हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है बस हम सोने ही जा रहे थे। व्हेन वी हर्ड अ फेंट स्प्लैशिंग एंड गर्गलिंग लाइक दैट ऑफ अ चाइल्ड्स लाफ्टर। तो हमें एक ऐसे ना दूर से कैसी आवाज़ आई, किसी की, जैसे कि पानी में कोई स्प्लैश कर रहा हो या कोई गर्गलिंग कर रहा हो, जैसे कि छोटा बच्चा हंस रहा होता है ना, उस तरीके की आवाज़ आई। I stood up and looked in the direction of the sound. जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं खड़ी हुई और मैंने वहाँ देखा।
stretched at a distance was a silvery band. तो जस्ट आगे जो था एक सिल्वरी बैंड था. स्ट्रेच्ड मतलब वो एक नदी की बात कर रही है. सिल्वरी बैंड जो कि मूनलाइट में शाइन कर रहा था. श्योर इनफ वी वर वेरी क्लोज टू अ रिवर. तो हम एक रिवर के काफ़ी क्लोज थे. द एलिफेंट्स वाटरिंग होल. और वो रिवर क्या था जहाँ पे एलिफेंट्स पानी पीने आते थे. We set up our photography gear in double quick time. हमने अपना पूरा जो फोटोग्राफी gear था उसको क्विकली जो था सेट किया. Now इससे समझ में आता है they were not there to shoot the elephants, they were there to shoot the elephants. और ये होते हैं होमोग्राफ्स जो कभी काफ़ी सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं. We were still at it when a loud trumpet almost rattled us off our perch. हम लोग अभी बस शूट करने के लिए रेडी थे तभी एक एलिफेंट ने बहुत ज़ोर से ट्रम्पेट किया. मतलब बहुत ज़ोर से उसने चिंघाड़ा और इतनी ज़ोर से कि हम लोग पूरे के पूरे हिल गए. रैटल्ड अस मतलब जैसे कोई चीज़ मूव हो जाती है ना तो सबके सब हिल गए. ऑफ आर पर्च. पर्च मतलब जहाँ वो बैठे थे, जहाँ वो लोग सेटल्ड थे, सब हिल गए वहाँ पे. An elephant herd was visiting the river at night. एक पूरा एलिफेंट का हर्ड, उनका झुंड जो था वो रात में रिवर के पास आ रहा था. We had not expected things to happen so fast. हमने उम्मीद ही नहीं करी थी कि इतनी जल्दी हमको एलिफेंट का इतना बड़ा हर्ड इतनी प्रॉपर पोजीशन पे दिख भी जाएगा. Our hands were trembling from sheer excitement. अब हम वहाँ पे शूट करने के लिए गए थे, एलिफेंट्स को क्लिक करने के लिए गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. मतलब आर हैंड्स वर ट्रेम्बलिंग. हम जो थे मतलब हमारे हाथ जो थे वो शिवर कर रहे थे एक्साइटमेंट की वजह से. द एलिफेंट्स केम ट्रजिंग अलॉन्ग. एलिफेंट्स जो थे, ट्रजिंग का मतलब क्या होता है? वॉक. जो एकदम आप एलिफेंट्स जिस तरीके से वॉक करते हैं तो दे केम ट्रजिंग अलॉन्ग. द काव्स वॉकिंग बिसाइड देयर मदर्स. और जो एलिफेंट्स के काव्स थे, उनके बच्चे थे, वो अपनी माँ के साथ चल रहे थे. दे वर 17 इन ऑल, बिग एंड स्मॉल. टोटल 17 एलिफेंट्स थे, बड़े और छोटे. Our cameras worked non-stop while we followed them through our lenses. हमारे कैमरास ने मतलब thousands of clicks कर लिए. They worked non-stop और हम लोग continuously अपने lenses के साथ अगर मुझे एक बहुत ज़्यादा zoom out करके शॉट लेना है, zoom in करके शॉट लेना है, तो उस हिसाब से I was doing. This was my first wildlife shoot and nothing could compare with the excitement I felt in this wild natural paradise. ये मेरा पहला wildlife shoot था और मेरा जो एक्साइटमेंट था, मेरी जो हैप्पीनेस थी वो बिल्कुल कंपेरेबल ही नहीं था. मतलब इस वक्त जो मैं इस नेचुरल पैराडाइज में थी, आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड थ्रिल्ड. We shot for an amazing hour during which the herd demonstrated to us spectacles like shooting water from their trunks. हम पूरा 1 घंटे तक उनकी पिक्चर्स लेते रहे जिसमें जो एलिफेंट्स थे वो हमें अलग अलग चीज़ डेमॉन्स्ट्रेट करते थे. जैसे कि एलिफेंट्स ने अपने ट्रंक में पानी लेके जो उसको पूरा स्प्लैश करते, तो दे वर गिविंग अस वंडरफुल पिक्चर्स एज इफ दे वर रेडी फॉर द फोटो सेशन. Some even made high-pitched trumpet calls that made us jump out of our skin. कुछ ने बहुत ज़ोर से trumpet किया, इतनी ज़ोर से that we jumped out of our skin. मतलब we were extremely amazed or surprised or startled. Their thirst quenched, the herd retreated to the bush. तो उनकी प्यास जब बुझ गई, थर्स्ट मतलब प्यास, क्वेंच मतलब जब प्यास बुझ गई उनकी, so the herd retreated to the bush. तो हर्ड जो था वो वापस बुश की तरफ गया. Our bushman startled us when he suddenly sprang to the ground below us. तो अचानक से जो हमारा बुशमैन था जो सुबह गायब हो गया था, मतलब जब हमें छोड़ने आया था, जब वो अचानक से गायब हो गया था, अचानक से वो उछल के हमारे सामने आ गया. वी रियलाइज ही हैड बीन अ साइलेंट ऑब्जर्वर फ्रॉम द बो ऑफ अ टॉल ट्री नेक्स्ट टू अस. तब हमने रियलाइज़ किया वो साइलेंटली हमें ऑब्जर्व कर रहा था, जो पास ही में जो एक बड़ा सा ट्री था उसकी वो ब्रांच में छुप के वो हमें देख रहा था. ही लुक्ड पजल्ड. वो बहुत कंफ्यूज लग रहा था. We had not fired a shot. उसे लगा हम एलिफेंट को शूट करने आए हैं. हमने कहा था हम एलिफेंट को शूट करने आए, तो उसको लगा इन्होंने तो एक भी बंदूक नहीं चलाई. हाउ कुड वी लेट द गेम गो बाय. ऐसे में हम शूट, मतलब गेम का मतलब क्या होता है? हंट करना. तो ऐसे में हंट कैसे होगा? We showed him our photography gear, but he was still puzzled. हमने उससे बताया हम शूट करने आए हैं और पूरे अपने कैमरास दिखाए, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज था. We asked him to climb up and showed him what we had shot on our camera screens. तब हमने उसको बोला ऊपर आओ, और जब वो ऊपर आया हमने तब उसे दिखाया कि हमने क्या शूट किया है अपने कैमरा पे.
I could sense that he was pleased that he did not have to witness the destruction of those majestic beasts. हमें समझ में आ रहा था कि वो खुश था ये देख के कि हम जो हैं इन बहुत ही मैजेस्टिक बीस्ट को, हम इन एलिफेंट्स को शूट करने नहीं आए थे, हम बस इन्हें शूट करने आए थे. So that was the chapter, guys. Now we'll see a quick summary of this and then we will start with the question answers. The story is about a small group of wildlife photographers who are set off to shoot elephants. They are anxious and nervous as they have been told about the nauseating smell and risk involved. वो बहुत ज़्यादा anxious हैं क्यों? क्योंकि उन्हें बताया गया है कि भैया एलिफेंट्स को अगर आप शूट करने चाहते हो तो काफ़ी ज़्यादा nauseating smell आती है और बहुत सारा रिस्क भी होता है. They reach Kalahari Desert during the day, but unfortunately their van breaks down. वो लोग पहुंच जाते हैं कालाहारी डेजर्ट, लेकिन unfortunately क्या होता है, उनकी जो गाड़ी होती है वो बंद हो जाती है. They are helped by a bushman whom they befriend by giving him some beads. तो वो लोग जो है उनको एक बुशमैन हेल्प करता है, जो लोग उसको फ्रेंड बना लेते हैं. कैसे फ्रेंड बनाते हैं? उनको कुछ बीड्स दे के. He helps them with the van and leads them through the forest and led them to a well-trodden elephant path and then to a large platform among the trees. तो वो जो है वो उनको जो है वैन में हेल्प करता है, वैन को निकालने में जो फंसी हुई रहती है, फिर उसको फॉरेस्ट में लेके जाके एक वेल ट्रॉडन एलिफेंट पाथ, जहाँ से एलिफेंट बहुत ज़्यादा आते जाते हैं, उस पाथ में लेके जाके फाइनली एक प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है जो ट्रीज के बीच में होता है. They are about to hit the sack, but suddenly a large herd of elephants approach the site and they are able to conduct an amazing and exciting shoot for an entire hour. तो वो लोग बस जब प्लेटफॉर्म में जाके सेटल हो जाते हैं तो वो सोने ही जाने वाले होते हैं जब उन्होंने वो रियलाइज़ करते हैं एक बहुत बड़ा हर्ड है एलिफेंट्स का जो उनकी साइड पे आ रहा है और वो तुरंत जो है अपना पूरा शूट का जो इक्विपमेंट होता है उसको निकाल के दे आर रेडी टू शूट और वो 1 घंटे तक एक एक्साइटिंग शूट करते हैं. द बुशमैन सडनली अपीयर्स बैक who was hiding among the branch of a tall tree nearby. जो बुशमैन होता है वो अचानक से वापस आ जाता है, वो पास के ही एक ट्री में छुपा हुआ था. He was startled to see the shoot as he thought that the photographers were there to shoot as in kill the elephants. वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा startled हो गया क्योंकि उसे लगा था ये जितने भी लोग हैं ये एलिफेंट को शूट करने आए as in kill the elephants. बट ये लोग सिर्फ उसको फोटोग्राफ्स लेने आए थे, not to shoot the elephant. So that was a small cute little summary of our chapter. Now we'll go forward and start with the question answers. Answer these questions with reference to the context. It was beginning to get dark. A fire stick in his hand, our guide took the lead walking in front of our van. तो यहाँ पे Who was the speaker? किसने कहा ये? The speaker was sitting in the, मतलब यहाँ पे where was the speaker? Sorry, speaker कहाँ थी? Speaker was sitting in the van. वो van में बैठी थी. Who was their guide? Guide कौन था? Their guide was a bushman. Where did the guide lead them? ये guide उन्हें कहाँ लेके गया? The bushman led them on a well-trodden elephant path. They were left among the trees on a large platform. तो bushman कहाँ लेके गया उन्हें? Well-trodden elephant path पे, और कहाँ छोड़ा उसको? Among the trees on a large platform. Trees के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे छोड़ा था. Now, what had the writer's friends cautioned her about Kalahari? Cautioned her about Kalahari. जो राइटर की फ्रेंड थी उसने जो स्पीकर है उसको क्या कॉशन किया था? So the writer's friend cautioned her about the nauseating smell. किस चीज़ के बारे में उसने वार्न किया था, कॉशन किया था? अबाउट द nauseating smell, कि एलिफेंट्स के पास से एक बहुत ज़्यादा nauseating smell आती है. Why was it a restless drive for the writer and her friends? राइटर और उसके फ्रेंड्स के लिए इतनी ज़्यादा रेस्टलेस ड्राइव क्यों थी? It was a restless drive for the writer and her friends as they had been given some bad reports from their friends who went to shoot elephants earlier. They were anxious and nervous. तो ये एक restless drive इसलिए थी क्योंकि उन्हें कुछ bad reports मिली थी उनके फ्रेंड्स से जो पहले एलिफेंट्स को शूट करने के लिए गए थे, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा anxious थे, काफ़ी ज़्यादा nervous थे. What
tales had the writer read or heard about the Bushmen? तो जो राइटर है, जो हमारी स्पीकर है, उन्होंने बुशमैन के बारे में क्या पढ़ा था? उन्होंने पढ़ा था, द राइटर रेड अबाउट द बुशमैन दैट बुशमैन आर सेफर टू डील विद ड्यूरिंग द डे, कि उनके साथ जो है दिन में डील करना बहुत ईजी होता है. दे आर एक्स्ट्रा अलर्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड मोर अग्रेसिव, कि वो जो है एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं रात के टाइम पे और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं. सो दिस इज व्हाट शी हैड रेड अबाउट द बुशमैन ऑफ कालाहारी. What made the bushman flash a set of white teeth? ऐसा क्या हुआ कि बुशमैन एकदम हैप्पी हो गया था और उसने एकदम अपने पूरे दांत चमका दिए, मतलब दिखा दिए. The writer gave some beads to the bushman to befriend him. तो राइटर ने उससे दोस्ती करने के लिए, befriend का मतलब होता है दोस्ती करने के लिए, तो राइटर ने उससे दोस्ती करने के लिए उसे ना कुछ बीड्स दिए, कुछ मोती दिए. एंड उसको देख के ही गॉट एक्सट्रीमली हैप्पी, सो ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश्ड अ सेट ऑफ वाइट टीथ. तो वो बहुत खुश हो गया. ही एक्सेप्टेड द गिफ्ट्स एंड फ्लैश्ड द सेट ऑफ वाइट टीथ. Why does the writer say we could only follow in silence? राइटर ये क्यों कहती है कि वो लोग सिर्फ साइलेंटली फॉलो कर पा रहे थे? The writer say that we could only follow in silence because the bushman was the only friend they had in that wilderness. क्योंकि उस पूरे wilderness में, उस पूरे forest में सिर्फ bushman उनका friend था who could help them to reach their lookout point, ताकि वो उनको एक lookout point, मतलब जहाँ से वो elephants को देख सकते हैं, वहाँ लेके जा पाए. तो they had nothing to do, they only could follow because language भी same नहीं थी, तो they could not talk to him, तो वो लोग silently follow कर रहे थे. Where did the bushman set them up for the night? तो बुशमैन ने उन्हें नाइट के लिए कहाँ सेटअप किया था? The bushman set them up on a large platform among the trees for the night. So बुशमैन ने उन्हें कहाँ पे सेटअप किया था? On a large platform among the trees for the night. Okay? Why does the writer say we had not expected things to happen so fast? राइटर ने ऐसा क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीज़ें उनके साथ इतनी जल्दी हो जाएगी? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? We had not expected things to happen so fast. The writer said so because they had just set up their photography gear. क्योंकि वो जस्ट पहुंचे थे, रुके थे और उन्होंने अपने फोटोग्राफी के गियर को बस संभाल के रखा था. एंड दे हर्ड अ लॉन्ग ट्रम्पेट ऑफ द एलिफेंट हर्ड विजिटिंग द रिवर एट साइट. और उन्होंने सुना कि एक एलिफेंट का बहुत बड़ा हर्ड जो है वो आ रहा है. तो मतलब यूजुअली लोगों को डेज के लिए वेट करना पड़ता है वाइल्ड लाइफ शूट में. यहाँ वो पहुंचे हैं, बस आराम करने के लिए बैठे थे, तभी पूरा एलिफेंट का हर्ड आ गया. एंड दे हैड अ वंडरफुल शूट फॉर ऑलमोस्ट अबाउट एन आवर. So they heard a long trumpet of the elephant herd visiting the river at sight. तो they had just set up their photography gear और तभी elephants सारे आ गए. Why did the bushmen look puzzled after the elephants had retreated? तो जब elephants जो थे वापस चले गए तो bushman इतना puzzled क्यों लग रहा था? Bushman looked puzzled after the elephants had retreated because he thought that the writer and her companions would shoot at elephants, but they had not fired a shot. क्योंकि उसे लगा कि राइटर और उसके जो कंपेनियंस हैं दे वुड शूट एट एलिफेंट्स, वो एलिफेंट्स को गन से शूट करेंगे, बट ही हैड नॉट फायर्ड अ शॉट, दे हैड नॉट फायर्ड अ शॉट. लेकिन उनमें से किसी ने भी एक भी गोली नहीं चलाई. तो ही वॉज confused, he was startled. Now what is better, to shoot with a camera or with a gun? Discuss with a partner and give reasons for your answer. क्या सही है, to shoot with a camera or to shoot with a gun? Obviously to shoot with a camera is better because this does not cause harm to anyone, क्योंकि इससे किसी को harm नहीं होता. But shoot करने से you are killing people. Do you the bushman had set them up at a, do you think, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है विच इज थिंक. क्या आपको लगता है कि बुशमैन ने उनको एक अच्छे लुकआउट पॉइंट पे सेटल किया था? गिव रीजंस फॉर योर आंसर. यस, द बुशमैन हैड सेट देम अप एट अ गुड लुकआउट पॉइंट एज फ्रॉम देयर दे कुड सी एलिफेंट हर्ड क्लियरली, क्योंकि वो वहाँ से एलिफेंट हर्ड को क्लियरली देख सकते थे. इसीलिए बुशमैन ने बिल्कुल सही लुकआउट पॉइंट चूज किया था उनके लिए. अब है हमारे पास टाइम टू रेफर मोर सिनोनिम्स. सो अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में यूज हुए हैं, हमको उसके सिनोनिम्स देने हैं. तो जैसे है आपका पहला वर्ड होता है अबैंडन्ड. अबैंडन्ड का मतलब होता है छोड़ देना. डेजर्टेड, अनइनहिबिटेड और स्ट्रैंडेड, ये इसके सिनोनिम्स हैं.
डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है शो करना, दिखाना, एग्जिबिट करना, डिस्प्ले करना या इलस्ट्रेट करना। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही, तो इसका हो जाएगा डिमोलिशन, डेवास्टेशन एंड एक्सटर्मिनेशन। नाउ दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। रिट्रीट का मतलब होता है वापस चले जाना, withdrew, retired और डिपार्टेड। नेक्स्ट इज ट्वेलाइट। ट्वेलाइट का मतलब क्या होता है, जब रात होने के पहले, एकदम अंधेरा छाने के पहले जो थोड़ी सी लाइट होती है उसको आप बोलते हो ट्वेलाइट। फॉल, नाउ दिस इज नॉट फेल, दिस इज फॉल, डस्क और नाइट फॉल। एंड लास्ट इज अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। सो द वर्ड्स आर अनप्रेडिक्टेड, अनएंटिसिपेटेड एंड अनफोरसीन। दीज आर द सिनोनिम्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास idioms। अब यहाँ पे बुक में, चैप्टर में वी हैव यूज सर्टन idioms लाइक हिट द सैक और वी हैव यूज गिव अ हैंड और जंप आउट ऑफ वन स्किन। तो अब हमें उन्होंने क्या कहा है, हिट के साथ 2 और idiom, जंप के साथ 2 और idiom और गिव के साथ 2 और idiom बताने, विच इज़ वेरी इजी। तो हिट द सैक मतलब होता है टू गो टू बेड, मतलब आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मतलब मैं सोने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू हिट द सैक, मैं सोने जा रही हूँ। उसी तरीके से है हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग मतलब ये नहीं कि सीलिंग को पकड़ के हिट कर दिया, इसका मतलब होता है बिकम वेरी एंग्री। सो व्हेन माय स्टूडेंट्स वर नॉट लिसनिंग टू मी, आई हिट द सीलिंग मतलब आई बिकेम वेरी एंग्री। देन इज हिट द हाई नोट्स। हिट द हाई नोट्स का मतलब होता है किसी भी सॉन्ग में या कोई आप गाना गा रहे हो या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, उसके हाई नोट्स को क्लिक करना, मतलब ऊंचा गाना। नेक्स्ट इज गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब क्या होता है, टू हेल्प समवन। तो इसमें 2 और idioms हैं। गिव अ ब्रेक मतलब स्टॉप क्रिटिसाइजिंग मी, जैसे मम्मा डांट रही है तो आप क्या बोलोगे, मम्मा कम ऑन गिव मी अ ब्रेक, मतलब अब बस हो गया, इतना क्रिटिसाइज मत करो। एक होता है गिव वे। गिव वे का मतलब क्या होता है, व्हेन अ स्ट्रक्चर कोलैप्सेस, मतलब इट गेव वे, क्योंकि कब कोई बहुत बड़ी चीज टूट गई तो उसे भी बोलते हैं इट गेव वे। जंप आउट ऑफ वन स्किन का मतलब होता है टू रिएक्ट स्ट्रांगली टू शॉक और सरप्राइज, कि अचानक से सपोज आप कभी कभी खड़े होते हो और नीचे से कोई आपके पैर के पास से चूहा निकल जाए, तो व्हाट हैपेंस टू यू, यू जंप आउट ऑफ द स्किन, क्योंकि आप एकदम से शॉक हो जाते हो, स्टार्टल्ड हो जाते हो। सो सिमिलरली वी हैव जंप द गन। जंप द गन मतलब क्या होता है, टू डू समथिंग टू सून। डोंट जंप द गन मतलब अभी तुरंत जो है किसी नतीजे पे मत पहुंचो। डोंट जंप द गन मतलब अभी तुरंत मत आ जाओ, वेट फॉर सम टाइम। जंप शिप, इसका मतलब क्या होता है, टू लीव अ जॉब और एक्टिविटी बिफोर इट इज कंप्लीट। लाइक यू नो शी हैज जस्ट जम्प्ड अ शिप, मतलब उसको एक प्रोजेक्ट दिया, शी डिड नॉट लाइक इट, विदाउट इवन कंप्लीटिंग इट शी जम्प्ड द शिप, मतलब उसने छोड़ दिया उसको, इनकम्प्लीट वे में ही छोड़ दिया उसको। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर पार्ट, जिसमें इसमें हमें देखना है पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन। पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन के बहुत सारे रूल्स होते हैं रिलेटेड टू कैपिटलाइजेशन, कॉमा, सेमी कॉमा, मतलब सेमीकोलन एंड फुल स्टॉप एंड एवरीथिंग. Now the same thing will be shared with you in the description box where you can understand each and everything very clearly so that you can do these questions properly. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, it's such a beautiful dress, हमें सिर्फ punctuate करना है. It is such a beautiful dress. When we say it is और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है यहाँ पे एक अपोस्ट्रोफी, और क्योंकि हम बोलते हैं वाह इट्स सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हमारे अंदर एक एक्सक्लेमेशन है तो लास्ट में लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क. That man who is standing near the table is my brother. Here you are using a relative clause. That man, comma, who is standing near the table, comma, is my brother. फुल स्टॉप. वाई डिड वी पुट दीज 2 कॉमर्स? बिकॉज यहाँ पे मैन के बारे में आपको जो है एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, हु इज स्टैंडिंग नियर द टेबल. तो ये आपको एक तरीके से एडजेक्टिव का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं इसको, आप इसको कॉमा में लिखोगे. क्लियर? सो दीज आर दी आंसर्स फॉर दीज 2 क्वेश्चन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. The man who is standing near the table is my brother is something that we have already done. Paul's friends have always stood by him, haven't they? ये एक क्वेश्चन टैग है. क्वेश्चन टैग में Paul's friends, पॉल के फ्रेंड्स, अगेन यहाँ पे आपको एक अपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं पॉल के फ्रेंड्स. Have always stood by him. अब ये क्वेश्चन टैग है तो सेंटेंस के बाद you have to put a comma. हैवेंट में आएगा आपका अपोस्ट्रोफी एंड लास्ट में आ जाएगा एक क्वेश्चन मार्क. ओके.
हैव यू रेड द हाफ ब्लड प्रिंस? आई हैव हर्ड, दिस इज आई हैव हर्ड इट्स गुड, सेड तरु। अब ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में सेड तरु के बाद तो आप फुल स्टॉप लगा देते हो और यहाँ तक का जो पूरा सेंटेंस है ये उसने कहा है। हैव यू रेड द हाफ ब्लड प्रिंस? तो यहाँ दो सेंटेंसेस है। सबसे पहले क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओगे। हैव यू रेड द हाफ ब्लड प्रिंस के बाद एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आप लगाओगे क्वेश्चन मार्क। ओके, ये आपका सेंटेंस है। हाफ ब्लड प्रिंस के लिए आप इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिख सकते हो, द हाफ ब्लड प्रिंस। तो यहाँ पे द के पहले आएगा, ये लिख दिया हमने द हाफ ब्लड प्रिंस का टी कैपिटल कर दिया और ये आ गई आपकी बुक के नाम। और उसके बाद आई का कैपिटल और आएगा अपोस्ट्रोफी। आई हैव हर्ड इट्स गुड, आई हैव हर्ड इट्स गुड, इट इज गुड। अगेन इट के बाद आएगी अपोस्ट्रोफी, आई हैव हर्ड इट इज गुड। और उसके बाद यहाँ पे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने पड़ेंगे, देन पुट अ कॉमा, सेड तरु। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड व्हाइट आर माई फेवरेट कलर्स, एक्सक्लेम्ड माया। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी माया ने एक्सक्लेम किया। सो ये रेड कॉमा ऑरेंज कॉमा येलो कॉमा ग्रीन एंड व्हाइट आर माई फेवरेट कलर्स, इसमें आएगा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और आ जाएगा एक्सक्लेम माया फुल स्टॉप। ओके, ये रहे हमारे आंसर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। You have already learned that capital letters are used for names of places and people. Here are some more rules for capitalization. जब भी हम days की, months की, holidays की बात करते हैं, seasons नहीं, विंटर समर मानसून्स को नहीं, लेकिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डेज की बात करो, हॉलीडे की बात करो, उन्हें हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आई लव सैटरडेज एंड संडेज, माई बर्थडे इज इन जून और जुलाई। सो इस तरीके से आपको कैपिटल में लिखना है। ऑल्सो जब भी आप किसी को कोट कर रहे हो तो हमेशा जब कोटेशन में पहला वर्ड जो होगा वो कैपिटल में होगा। वी आंसर्ड, लेट्स गो, इस तरीके से उसे कैपिटल में लिखना पड़ेगा। जब भी आप किसी बुक का नाम या मूवी का नाम बोलते हो तो इट हैज़ टू बी इन सेंटेंस केस, मतलब एंड और द के अलावा पूरे नाम हमेशा कैपिटल में ही होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया है, जिस पैराग्राफ को आपको रीराइट करना है with proper punctuation and capital letters. So Minnie and her cousins Aman, Sheetal and Rukmani enjoyed a thrilling winter holiday last year. तो अब यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, आप अपनी बुक से मैच करोगे। मिनी एंड हर कजन्स, मिनी का एम कैपिटल हो जाएगा, कॉमा अमन ए कैपिटल, कॉमा शीतल का एस कैपिटल एंड रुक्मणी का आर कैपिटल। एंजॉयड अ थ्रिलिंग विंटर हॉलीडे लास्ट ईयर, पुट अ फुल स्टॉप। दे का टी कैपिटल हो जाएगा। दे पेडल द होल डे ऑन द फ्रीजिंग बीस रिवर। अब ये एक रिवर का नाम है इसलिए हम उसे कैपिटल में लिखेंगे। दे सॉ लश मेडोज, कॉमा क्रैगी माउंटेन्स एंड वाइल्ड गोट्स, फुल स्टॉप। द ओनर ऑफ एन एप्पल ऑर्चर्ड, अब यहाँ पे ओनर है उसका नाम हम बता रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमने वापस लगाया कॉमा, मिस्टर कटियाल, कॉमा क्लोज। अलाउड देम टू ईट रेड जूसी एप्पल्स फ्रॉम द trees. They gifted him a book. अब बुक का आप नाम लिख रहे हो, it has to be in capital letters and that too in a single inverted comma, by वाजिदा आमर, ये उनके राइटर का नाम है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास टाइम टू लिसन। So take the sentence that conveys the main idea of the passage you just have listened to. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ आते हैं हम सीधे। अब आपको क्या करना है कि एशियन एलिफेंट जो है, रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, तो यहाँ पे पूरे जो है आपको ये लिसनिंग पार्ट है जो आपकी टीचर आपको करा देंगी। हम आते हैं ऐसे राइटिंग में। यहाँ आप इतना देख लो, ये मैंने इसलिए दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जितने एनिमल स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमें जो आगे जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, वी हैव टू राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द एनिमल स्पीशीज़ जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, मतलब जिनकी जो पूरी प्रजाति है वो ख़त्म होने वाली है। सो वी हैव रिटन एन एसे ऑन एशियन एलिफेंट। तो यहाँ हमारा एसे स्टार्ट होता है हियर। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, इसमें हमें लिखना है और अबाउट एशियन एलिफेंट, क्यों ये लोग जो हैं इंडेंजर्ड हैं, क्या कर सकते हैं हम इनको बचाने के लिए, और इंडेंजर्ड होने की वजह से इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों को मिला के एक ऐसे लिखना है।
एशियन एलिफेंट्स आर द कॉन्टिनेंट्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल मैमल्स। पूरे कॉन्टिनेंट के जो है ये सबसे बड़े टेरेस्ट्रियल मैमल्स हैं, मतलब सबसे ऊंचे सबसे बड़े मैमल्स हैं ये। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं। They can reach 6.4 meter in length and 3 meter at the shoulder and weigh as much as 5 tons। मतलब इनकी जो लेंथ है ये 6.4 मीटर जितने लंबे, 3 मीटर एट द शोल्डर एंड वे एज मच एज 5 टन, 5 टन जितना वेट होता है इनका। More than 1 lakh Asian elephants may have existed at the start of the 20th century, but numbers have fallen by at least 50% over the last 3 generations। तो पहले जो है 1 लाख से ज़्यादा एशियन एलिफेंट्स थे, लेकिन पिछले मतलब कुछ सालों में अब 50% भी नहीं, लास्ट 3 जनरेशन्स में 50% इन लोगों का जो नंबर है वो कम हो चुका है। एंड दे आर स्टिल इन डिक्लाइन टुडे, आज भी इनका नंबर कम होता जा रहा है। Elephants used to roam across most of Asia, but now they are restricted to just 15% of their original range। पहले वो पूरे एशिया में घूम रहे होते थे, अब वो सिर्फ 15% जगह में घूम रहे होते हैं। The threats to these species are, पहला large development projects, इतने बड़े बड़े development projects हो रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, agriculture, plantations and expanding human settlements have also fragmented elephant inhabitat। फॉरेस्ट आप खत्म करते जा रहे हो। वाई? बिकॉज यू नीड लैंड फॉर एग्रीकल्चर, यू नीड लैंड टू बिल्ड अप बिल्डिंग्स एंड ऑल। तो डैम्स, रोड्स और माइंस के कंस्ट्रक्शन के कारण क्या हो रहा है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो हमने फ्रेगमेंट कर दिया है, उसको तोड़ दिया, उसे कम कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीशीज है उसको एक थ्रेट हो रहा है। Elephants and people are now coming into contact more often, increasing the likelihood of human wildlife conflicts। अब क्या हो रहा है, because humans are coming very close to these mammals, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे अगर उन्होंने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया तो दे शूट द एलिफेंट्स, इन अ वे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। Elephants sometimes raid farmers' fields and damage their crops which they rely on for their livelihoods। कभी कभी वो fields में आ जाते हैं farmers की और उनकी पूरी crop को damage कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी livelihood चलती है। And elephants sometimes kill people, और कभी कभी वो लोगों को kill भी कर देते हैं। As a result, farmers occasionally kill elephants to protect their fields and families। और कभी कभी farmers को elephants को kill करना पड़ता है to protect their family, to protect their fields। Asian elephants are still killed for their tusk, meat and skin। आज भी एशियन एलिफेंट्स का जो पोचिंग होते हैं, जो पोचर्स होते हैं, वो उनके टस्क के लिए, मीट के लिए और स्किन के लिए उनको हंट करते हैं। They are also taken from the wild for the live elephant trade, प्राइमरीली गोइंग टू थाईलैंड फॉर द टूरिज्म इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आज भी जो है लाइव एलिफेंट्स को लेके जाते हैं, क्योंकि जो थाईलैंड में जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वहाँ पे एलिफेंट्स के साथ काफ़ी सारे शो होते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ लेके जाया जाता है। Unfortunately, crude capture methods have led to a high mortality level। लेकिन ये जो क्रूड कैप्चर के जो मेथड्स हैं, इनको पकड़ने के लिए जो क्रूड मतलब बहुत ही ज़्यादा रुथलेस तरीके से जो उन्हें वो पकड़ते हैं, उसकी वजह से मोर्टेलिटी लेवल मतलब इनके जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। A well-balanced ecosystem maintains the health of the environment। अगर एक well-balanced ecosystem है तो क्या होता है, environment का health maintain रहता है। This ensures that human beings have access to clean air and water and fertile land for agriculture। अगर ecosystem balance है मतलब आपको clean water मिलेगा, clean air मिलेगा और आपको एक fertile land भी मिलेगा agriculture के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, आप ये पूरा बैलेंस खत्म कर दे रहे हो, बिकॉज जो स्पीशीज़ हैं वो लोग सब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। So finally, governments, non-profit organizations, international organizations, local communities and individuals are working together to contribute towards growing the population of endangered species। तो क्या हो रहे हैं, गवर्नमेंट, नॉन-प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो जितने भी NGOs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकली छोटी छोटी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं, ये सब टुगेदर दे आर वर्किंग टू सेव देम एंड टू मेक श्योर कि इनकी जो स्पीशीज़ की जो मतलब इनकी जो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो अब और डिक्लाइन ना हो। दे आर ऑल्सो बिल्डिंग एन अवेयरनेस कैंपेन, they are also building on awareness campaigns that are aimed at getting even more people involved in vital conservation work। मतलब वो अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिससे क्या होगा, बाकी लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो और दे कैन ऑल्सो गिव देयर बिट।
एज एन इंडिविजुअल, अब एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हो? वी कैन मेक एन इम्पैक्ट बाय लर्निंग एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आवर एरिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं? हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. पहले हम खुद सीख सकते हैं और हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज और लोगों को बता सकते हैं. A sustainable way to do this is to get involved as a volunteer and partner with government and organizations on existing conservation projects. और इसको करने का एक सही तरीका ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऑलरेडी वो लोग इनके कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, आप उसमें अपना जो है बिट दो, आप उसमें एफर्ट्स लगाओ. सो दिस इज हाउ यू कैन डू योर बिट एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर essay. Thank you so much. We are done with the chapter here and we are done with the 5th unit also. In our next video, we are going to start with the 6th unit, which is again very interesting. I found all the chapters very interesting. Do tell me if you like the chapter. So guys, thank you so much once again. Do not forget to like, share and subscribe if you like the video, and visit our website, which is magnetbrains.com. It's very easy to find the videos here. Go to courses, click on the class, click on the subject, click on the topic, and your video will appear. That's pretty simple. Thank you so much. Take care. Bye bye.